आप जितना अभी तक पढ़ाया है ना, आप उस पर फोकस करें, इससे अगले कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ रहे हैं, या ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मैंने ये चीज़ आगे भी पढ़नी है। किसी और को कोई जनरल क्वेश्चन? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इन दिस फील्ड। हम ट्राई करते हैं, बहुत सी चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद गिव अप कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो कंसिस्टेंट कैसे रहना, वो बताइएगा थोड़ा। अगर आपको बात क्लियर हो तो कंसिस्टेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज कहीं पे 3 किलो सोना पड़ा हुआ है, और आपको उसका रास्ता भी पता है, तो आप रास्ते पे जाते जाएंगे या रास्ते में खेलना शुरू कर देंगे, या रास्ते में दोस्त मिलेगा उससे गप्पे मारना शुरू हो जाएंगे, क्या करेंगे? डेफिनेटली सर, रास्ते पे जाएंगे। हाँ, लेकिन लोग इस तरह नहीं करते, 99% लोग इस तरह नहीं करते। जो गूगल के पहले साल की सैलरी है वो 3 किलो सोना होती है। आप में से कितने सारे लोग रोजाना सिर्फ सोने का ख्वाब देखते हैं? मैंने गूगल में जाना, कोई भी नहीं देखता है ना। मोस्टली क्या देखते हैं कि हम फ्रीलांसिंग कर लेते हैं $5 पर डे वाली। तो जब रिवार्ड का ना पता हो तो फिर ये चीज़ें होती हैं। तो आपको रिवार्ड का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ डूएबल। जिस तरह ये कंपनी लाखों एम्प्लॉय हर साल हायर करती है। तो दूसरा ये कि आप उतने कंसिस्टेंट रहेंगे जितनी आपके ग्रुप में लोग कंसिस्टेंट है। जो अपने दोस्त या वो लोग जिनके साथ आप दिन में मिलते हैं, दिन टाइम गुजारते हैं, वो रखें जो आपसे बेहतर कंसिस्टेंट हो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सर इन शॉर्ट कहें तो मतलब कि अपना पाथ क्लियर रखना चाहिए, अपना गोल उसे क्लियर रखना चाहिए, और दूसरा कि हाँ, अपनी और गैप छोटे 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 अचीवेबल गोल होंगे। मतलब आपकी दीवार पे कौन कितने गोल इस वक्त लगे हुए हैं? इसका मतलब माइलस्टोन वगैरह इस तरह की चीज़ अपनी हाँ, तो दीवार पे। माइल आपकी दीवार पे इस वक्त कौन कौन से माइलस्टोन्स लगे हुए हैं? हाँ सर, अपनी लगाए लैपटॉप की स्क्रीन पे लगे हैं मतलब कि हम्म। मंथली हाँ, तो चीज़ें दीवार पे बस। लिख के लगा लें टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। ओके सर। सही है। या दीवार पे लिख के लगा दें IELTS 7.5, या लीड कोड 1 क्वेश्चन अ डे, या 1 हैकाथॉन अ मंथ, इंटरनेशनल हैकाथॉन अ मंथ। तो ये 4-5 चीज़ें दीवार पे लगा के देख लें, ताकि सब आप सुबह उठें तो वो नज़र आए, रात को सोने से पहले नज़र आए, तो आपको हेल्प हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो जी, हैट्स ऑफ टू द मॉडरेटर्स, तो सर जुल्फ़ार मैम, रमेश सर, तो सर हमाद, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वर्कशॉप, दिस इज सुपर सुपर क्रूशियल टॉपिक। तो Thank you, sir, for your valuable inputs. Okay, अभी अभी किसी ने सर आप हमें वो शो कर रहे थे एंड हम ये देखने लगे थे कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, अगर वेक्टर्स हो तो कैसे होता है, वो हम डायग्राम को देख रहे थे। yes, sorry, I was speaking but my mic was off. मैं बस थोड़ा सा ये रिलेट कर रहा था मैम कि ये अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये हम कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे रिलेट होता है, तो मैं बस वो रिलेट कर रहा था कि अभी जन एआई में कोर्स चल रहा था, उसमें हमने डिफरेंट जो मॉडल्स वगैरह बनाए, उसमें हमने टेंसर फ्लो को यूज़ किया। टेंसर फ्लो एक्चुअली यही न्यूरल नेटवर्क्स बनाता है। अभी हमने सिंपल सा जो न्यूरॉन लिया, अभी उसकी सिंपल से लेयर बनाई, और ये आगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वही नेटवर्क जो है वो टेंसर फ्लो बनाता है। इसके अंदर हमने ये यूज़ किया, लेकिन हमें इसका पता नहीं था कि ये कैसे काम करता है, किरास कैसे काम करता है। तो ये सारा इसको हम यूज़ करते हैं इस टेंसर फ्लो के फॉर्म में हम डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स में। तो इसलिए अब हम ये बेसिक समझ रहे हैं कि ये एक्चुअली ये न्यूरल नेटवर्क्स बनते कैसे हैं, न्यूरॉन्स कैसे रोल प्ले करते हैं। So this is somehow you can relate it. Yes, ma'am. Now you can please carry on. सर मुझे डायग्राम शो कर दें जो कि जहाँ पर जो Oh, okay. आपके वो Yes, ma'am. मैट्रिसेस। यस, ये वाला। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो अब जैसे हमने देखा कि हमारे पास कुछ इनपुट्स होते हैं, ठीक है।
और आपके पास इसी तरह कुछ वेट्स भी होते हैं, ठीक है, और आपके पास बायस भी होता है। अब लेट्स से कि आपके मोर देन वन न्यूरॉन है, ठीक है, तो क्या होगा, अब क्योंकि बायस जो है वो तो आपके पास एक इंटीजर या इस तरह की फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है, तो लेट्स से हमने ये यहाँ पर एक अरे बना ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके अगर वेट्स हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, लेट्स से यहाँ पर टू टू आपके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, और अगर आपके यहाँ पर जो इनपुट्स हैं, लेट्स से इसमें भी दो इनपुट्स आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर लेट से इनपुट से कुछ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर से हर इनपुट से इसमें भी दो आ रही है। इसका क्या मतलब है कि इसके पास जितनी इनपुट्स आ रही हैं, इसके पास दो इनपुट्स आ रही हैं, तो इसके पास दो ही वेट्स भी होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस पे देखें तो इसमें भी दो इनपुट्स आ रही है, ठीक है, तो इसमें भी दो वेट्स होंगे। बट क्योंकि हम वेट्स की एक अरे बनाते हैं, तो जो अब ये जो अरे है और ये जो अरे है वो क्या करता है कि यहाँ पर वेट्स फॉर N1, ठीक है, यानी न्यूरॉन वन जो है उसके वेट्स यहाँ पर स्टोर होते हैं और यहाँ पर वेट्स फॉर N2, ठीक है। अब ये दो इस तरह से स्टोर होते हैं। इसका क्या मतलब है कि दिस कैन बी अ 2D अरे, ठीक है। और जो इनपुट है आपके पास वो भी मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं, जैसे लेट्स से कि मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दूं, ठीक है, या कुछ भी दे दूं, तो अगर मैं इनपुट में कोऑर्डिनेट देती हूँ एक्स और वाई, ठीक है, तो वो दो इनपुट्स आएंगे। लेट्स से मैं किसी की सिर्फ एज दे देती हूँ तो वो एक होगा, ठीक है, तो ये भी आपके पास 2D अरे की फॉर्म में आ सकता है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने जो हमारा क्या कहते हैं एक न्यूरॉन में पढ़ा कि जो आपकी इनपुट होती है वो वेट के साथ मल्टीप्लाई होती है, देन उसमें बायस ऐड होता है, तो हमें असल में ये पढ़ने की जरूरत है कि मल्टीप्लिकेशन पहले कैसे होती है, ठीक है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर अगर आपके पास वेक्टर और वेक्टर है, वेक्टर का मतलब अगर आपके पास 1D अरे है, ठीक है, दूसरी भी 1D अरे है, और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये किस तरह इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा, आपका A1 B1 प्लस A2, सॉरी B2 मैंने लिख दिया, A2 B2, ठीक है, और A3 B3, ये आपके पास इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब अगर आप बात करें कि इसमें क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक मैट्रिक्स आ गया, एक वेक्टर आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक वेक्टर के बारे में बताना चाहूँ, यहाँ पर एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन ही हुई है, ठीक है, बट दरमियान में क्या बात है कि आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जो मैथ्स में आपने पढ़ी थी वो क्या थी कि A डॉट बी, ठीक है, इंटू सॉरी इक्वल टू B डॉट ए, ये जो है यहाँ पर होल्ड करती है। किस तरह कि अगर मैं ऑफ कोर्स मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो एक ही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने कहा कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। तो हम अगर लेट से मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई चीज आई है, हम उसे दोनों वेक्टर्स हैं, ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों में से कुछ भी लिख दें, सॉरी डॉट यहाँ पे आना था, ठीक है, कुछ भी लिख दें तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों का आंसर जो है वो एक ही होता है। बट वेक्टर्स वेक्टर्स और मैट्रिसेस में इस तरह नहीं होता, ठीक है। अब हम उन्हें एक्सप्लोर कर देते हैं कि उसमें क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक वेक्टर दिया गया है, ठीक है, ये अब वन डायमेंशनल है, ए जो है वो आप देखिए 1 2 3 है, ठीक है, और जो आपका बी है, लेट से मैं उसे यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है, ये 4 है 5 6, ये एक अरे हो गई आपकी, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पर 7 है, ठीक है, 8 9, ठीक है, एंड देन यू हैव 10 11 12। अच्छा, मुझे कोई बताए कि ये जो फर्स्ट फर्स्ट वाली रे है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, एनीवन जो कि मुझे बता सके कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मैम ये इनपुट रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, इनपुट तो ये हो गई ना, ये वेट्स हैं, चलिए हम मैं ऐसे कह दूं ये वेट्स हैं, ठीक है। अब मुझे बताएंगे ये वेट्स तो इतने सारे हैं हमारे पास, तो आप मुझे बताएंगे पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करे। सर मैम न्यूरॉन वन का वेट रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूरॉन वन का वेट, ठीक है, तो ये वेट्स तो इतने ज्यादा हैं, तो इसमें से कौन सा उसका है। मैम फर्स्ट इनपुट के लिए 4, सेकंड के लिए 5 एंड सेकंड थर्ड के लिए 6, ये यस, इनपुट्स हैं और बिल्कुल इसी तरह ना। अब क्या बात है कि चले इनपुट्स आपके पास ये आ गई, ठीक है, और वेट्स आपके पास ये हैं। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको देखें ये 1D अरे है, ठीक है, जब आप इस पे कॉल करेंगे कि A डॉट शेप,
यानी आप इसकी शेप देखें तो ये इसका आंसर मिलेगा आपको इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये एक 1D अरे है, ठीक है, यानी इसमें अरे है और फिर अंदर एलिमेंट स्टोर है। नेक्स्ट आता है आपका जो आपका बी है, लेट से आप इसे W मान ले, ठीक है, या B मान ले, कुछ भी। इसकी अगर आप शेप कोई मुझे बताना चाहें, इसकी शेप क्या है, यानी इसके में कितने रोज और कॉलम्स हैं? 3 कॉलम है 3 रोज है। यस, तो 3 × 3, ठीक है, ओके, 3 × 3 आपके पास कॉलम है। अब ऐसी बात है कि यहाँ पर आपको पता चल गया ए जो है वो 3 उसमें 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और बी जो है वो 3, 3 थे। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो क्या होता है कि आपने पहले के कॉलम जो है वो इक्वल होने चाहिए दूसरे के रो से, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर A.B करने की कोशिश करें तो क्या होगा, क्यों, इसके कॉलम कितने हैं, इसके कॉलम तो जो है वो 3 हैं, या आप ये इस अगर सॉरी अच्छा, इसके कॉलम जो है वो यहाँ पर देखें कि ये तो 1D अरे है, ठीक है, और अगर यहाँ पर आप इसको देखें, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो रोज हैं वो 3, और ये कॉलम है और ये रो है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये एक ही डायमेंशनल की थी ना, तो आपको 3 एलिमेंट्स मिल गए, और यहाँ पर जो है आपको 3 मिल गए, यानी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की आपकी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि आप जो है वो, अब अगर मैं B.A करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, इसका मतलब है अब फर्स्ट पे ये आ जाएगा, ठीक है, दूसरे टाइम ये आ जाएगा। अगर आप इसके कॉलम देखें और इसकी रो देखें, क्योंकि इसको आप इस तरह से विजुअलाइज करते हैं ना, ये इस तरह से आता है इनपुट्स में, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके जो है वो कॉलम और इसकी रोज, अब जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूड किया, अगर वेक्टर और वेक्टर है तो क्या कर लो, A.B कर लो या फिर B.A कर लो। अगर आपके पास वेक्टर और मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वहां पर आपने B.A करना है, ताकि जो है इसमें दो प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती, तो आप जब उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो फिर ये जो यहाँ पर मैंने रो, पहले के रो जो दूसरे के कॉलम के इक्वल होने चाहिए थे वो आपकी ट्रू होने लग जाती है, तो फिर इसलिए आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो इस तरह से आएगा कि आप पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, पहले 4 5 6 आता है, देन 7 8 9, ठीक है, 10 11 और 12, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर 1 2 3। तो पहले आपके ये रो, ये पहले की रो आएगी, ठीक है, और वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके उसका समेशन आएगा, जो जब आंसर आता है तो वो क्या होता है, पहले की कितनी रोज हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और दूसरा का कॉलम एक ही है, तो इसका आंसर इस तरह से आएगा, यानी इसके इधर यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं जहां पर आप चीजें फिल कर सकते हैं। अब 4, देन 5 2s are 10 and 6 3s are 18, ठीक है, ये इसको आप ऐड करें तो जो भी आपका सम आएगा, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। लेट से मैं इसको x लिख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर लेट से x आया, उसके बाद इस ये जो है ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होंगे और उनका समेशन आएगा, लेट से वो y आ गया, फिर उसके बाद इस सब का मल्टीप्लिकेशन होगा इन सब के साथ, लेट से वो z आ गया, तो ये आपका जो है आखिर में डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही बात है बट स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो दोनों चीजें दी जाती हैं वो क्या होती हैं, आपकी मैट्रिक्स। अब अगर आप ए को देखें, लेट्स से A11, यहाँ पर जैसे हमें गिवन है A12 A13 2 3, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह मैं उसी को देख के बना रही हूँ, 3 1, देन A32, देन A33। अब यहाँ पर अगर मैं जो है वेट्स वाली चीज लूँ, वो क्या, वो लेट से मैं यही ले लेती हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
अगर आप यहाँ पर देखें कि क्या यहाँ पर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये भी 3x3 है, ठीक है, और ये भी 3x3 है, तो अब तो पॉसिबल है, यस। बट सम केसेस में आपको ऐसे फेस करना पड़ जाएगा कि आपकी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पहले जो आपका लेट से एक्स है या जो आपकी इनपुट्स हैं वो तो एज इट इज रहेंगी, बट दूसरे का आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब हम वो देख लेते हैं ट्रांसपोज क्यों हम ले रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज हम Ma'am, if you allow me, let me relate something with the actual problem. यस सर, वो एक्चुअली Okay. मुझे शो करते हैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स वाला, ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं। Yes, ma'am. Okay. जैसे कि मैम ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और उन्होंने एनोटेट भी बहुत अच्छी तरह किया, और मे बी ये मैं ना कर पाता। तो ओके, तो अब मैं ये बताना चाह रहा था बस कि अब आप ये देख रहे हैं वेक्टर वेक्टर, ये कौन सा केस होगा? वेक्टर है यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई, ये इंक्रीमेंट क्या हुआ, फिर इसके अंदर मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ये केसेस कौन से होंगे? तो ये मैं आपको बता दूं कि वेक्टर वेक्टर केस वो होगा जिसमें हमने सिंगल न्यूरॉन देखा। ठीक है, सिंगल न्यूरॉन देखा, उसमें हमने देखा कि ये सिर्फ न्यूरॉन के लिए है। ओके, तो उस केस में हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था हमारे पास इनपुट भी एक लिस्ट में थी। ओके, और सेम एज इट इज उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेट्स आ रहे थे वो भी हमारे पास एक सिंगल लिस्ट में थे। तो ये तो हो गया सिंगल न्यूरॉन के लिए। लेकिन फिर हमने उसके बाद देखा कि हमारे पास इनपुट सेम है, इनपुट वही है हमारे पास, लेकिन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई है। तो जब ऐसा केस होगा तो फिर उसमें हम जो है वेक्टर और मैट्रिक्स को जो है ना वो यूज करते हैं। तो ये नॉर्मली लेयर्स में ऐसा बनता है। ओके, सो दिस इज फॉर लेयर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इनपुट जो है वो हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो ज्यादा हो गए। अब ये एक न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दूसरे न्यूरॉन को, और इसी तरह जितने भी होंगे वो इस केस में आ जाएंगे। लेकिन फिर तीसरा केस ऐसा भी आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, सॉरी, जो इनपुट होती है वो भी जो है वेक्टर फॉर्म में नहीं रहती, उसकी भी तादाद बढ़ जाती है, उसको हम वैसे पैचेस बोलते हैं, बैच में आ जाती है। ठीक है, तो मीन्स कि जो इनपुट है वो भी हमारे पास अब मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई है। एक ये इनपुट आ गई हमारे पास, अब इनपुट की जो है वो भी इंक्रीज हो गई, तो ये वाला केस आ गया। इसके साथ हमारे पास जो है ये इनपुट होगी, और इसी तरह हमारे पास जो है बनेगा, सॉरी, अच्छा सर, वेट। यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना था मैंने कि श्योर आपके मैम। वेट्स चूंकि डिफरेंट तरह से स्टोर हुए होते हैं तो आपको ट्रांसपोज लेना पड़ता है, तो आप उसे भी कवर कर सकते हैं। यस श्योर मैम, लेट मी ऐड। अब जैसा कि मैं अगर वापस जाऊं तो हमारे पास जो मुझे वापस निकलना है यहाँ से। ओके, ये खत्म डिलीट के साथ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर। सर जो हमारे पास वेक्टर होता है वो 1D एरे होता है। यस, आप वो उसकी वन वन डायमेंशन का है, बिल्कुल, वो 1D डायमेंशन। और इसी तरह जो है डायमेंशन जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी, और वो कैसे इंक्रीज हो रही हैं वो आप इधर से जो है ना इजीली समझ सकते हैं कि बिल्कुल वेक्टर बाय वेक्टर मींस 1D। और वो जो केस है उसमें अगर मैं कोड ओपन करूं अपना दोबारा, और मैम ने भी इसे एक्सप्लेन किया था, अ, यहाँ पे, अब ये देखें, हमारे पास ये है, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनपुट भी और वेट भी। तो हमारे पास ये 1 है क्योंकि ये इंडेक्स 0 पे पड़ा है, और ये वेट भी 0 पे पड़ा है, और ये भी हमारे पास 0.2 है। अब पहले 0.2 लिख लो या 0.2 बाद में लिख लो, तो ये मैटर नहीं करता, ये हमारे पास आंसर सेम ही रहेगा। तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, वेक्टर बाय वेक्टर जब डॉट होगा ये उस केस में है। लेकिन जब हमारे पास न्यूरॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, ये नीचे वाले केस में जब हम आ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा? अब ये देखें हमारे पास कितने हैं, आप इसे मैट्रिक्स ही कंसीडर कर लें क्योंकि ये मैट्रिक्स की फॉर्म ऑलमोस्ट बन गई है। सर इसमें आप देख, यस सर। सर ये मैट्रिक्स पे वेक्टर्स ही नहीं है। सर मैट्रिक्स जो है हम
जो वेक्टर को जो है वो डॉट में एज अ मैट्रिक्स ही कंसीडर करते हैं। जब ये मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो उसे हम मैट्रिक्स ही कंसीडर करते हैं। बस ये आप कह रहे हैं कि ये 2D में चले जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली वो ओके, बस समझ लीजिए कि वो अपग्रेड हो गया वेक्टर। सही होगा। ओके, तो इसमें अब हम आगे ये वाला फॉर्म देखें। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 इनपुट्स थी और हमारे पास ये 4 हमारे पास ये वेट्स आ गई। अब हमारे पास अगर इनपुट जो है ये इंक्रीज करती है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स को हम डील करते हैं ना। ये एक रो होगी इनपुट की, दूसरी रो, एंड दिस थर्ड, 4। यहाँ पे 4 ये इनपुट्स हैं। देखिए क्योंकि हमारे पास 1 2 3 है, तो आप इसे 4 ही कंसिडर करें। अब एक्चुअली ये आइट्रेशन में पॉसिबल नहीं कि मैं 1 2 3 वैसे लिखूं, तो सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग डॉट्स। तो अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये वेट्स आएंगे, आप इन्हीं को कंसीडर करें इधर, 1 2 3 और 4, सेम एज इट इज इन लोअर रोज एज वेल। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, मैट्रिक्स जो बनेगा वो एक्चुअली बन जाएगा 3 × 4। ओके, तो हमारे पास ये जो वेट्स हैं ये क्या बनेंगे, ये भी 3 × 4 बन जाएंगे। अब आपको समझ आ गई ना कि दोनों मैट्रिक्स हैं, जो हमारे पास इनपुट है वो भी अब बैचेस में आ रही है, बैच में है, ठीक है। एक पहला बैच ये वाला, फिर दूसरा बैच ये वाला, फिर तीसरा बैच ये वाला। अब देखें, अब जैसा कि मैम ने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स ही, और ये हमने अपने ड्यूरिंग इंटर सर मैट्रिक में भी ये चीज़ देखी है। यस सर। सर ये आई है सर, वो 1 + 4 नहीं होगा? I1 + 4। 1 × 4 सर, एक रो है सर, 4 कॉलम। सर ये वाली नहीं देख रहे हम, ये देख रहे हैं ये ओके ओके, एक रो, ठीक है सर, फिर दूसरी रो, ठीक है। तीसरी रो। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, वो 4 हैं। और हमें मल्टीप्लिकेशन का रूल यही है कि इसके कॉलम मैच करने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रोज के साथ, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं कर रहे, ठीक है। जी सर, वो ये समझ आ मैच, गई सर। जी ये मैच नहीं कर रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम फिर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ले लेंगे। जी बिल्कुल, सर, वो तो समझ आ ये गई। एक, या ये एक ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल हो गई। ट्रांसपोज लेंगे तो फिर ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। तो फिर हमारा इसके बाद जो है वो फिर हम जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप कि ये जो है वो क्लियर होगा सबको। दरअसल ये अगर एनोटेशन अच्छी तरह कर पाते वो, उसके लिए एक अलग पैड में, तो उसके लिए फिर वो सही प्रॉपर कर लेते। तो समहाउ आई होप कि ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट थोड़ा सा हम आगे अगर चलें तो हम देखेंगे कि ये तो हो गया। सर एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर एक यस बात मैम। ऐड करना चाहूंगी अगर आप मुझे इजाजत दें तो। यस श्योर मैम। यस 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 अच्छा, मैम। यहाँ पर एक बात हमने मिस कर दी, ठीक है। पहली बात, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, ये आपकी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपका जो दूसरा मैट्रिक्स है उसे हम ले लेते हैं, सॉरी, उसे भी मैं वही ले लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने क्या आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट पे आ रहा है ना, ये क्या है, वेट्स फॉर न्यूरॉन 1, ठीक है। और ये है वेट्स फॉर न्यूरॉन 2, सॉरी, N2 है, ठीक है। एंड देन ये जो है वो वेट्स फॉर N3 है। लेकिन बात क्या है कि जब आप देखिए, ये एक सैंपल है ना, लेट्स से ये एक आपके पास एक सैंपल आ गया, ठीक है, बैच के अंदर, फिर ये दूसरा और फिर ये तीसरा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने चाहिए, तो आपको तो पता है कि ये यहाँ से रो उठती है और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। बट हमें तो ऐसे नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये इधर से मल्टीप्लाई हो, यानी ये, क्योंकि हम देखें 1 2 3 चाहते हैं, देन उसे हम चाहते हैं कि वो न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2 न्यूरॉन 3, ठीक है। तो पहले ये इस तरह से जाए, ठीक है। देन 1 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो, 2 जो है वो 2 के साथ, और 3 वो है जो है वो 3 के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यूरॉन 1 के स्टोर कराए ना। बट जब आप अगर वैसे देखें तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट वाली जो रो जब यहाँ से उठ के मल्टीप्लाई होने के लिए जाती है, तो वो इधर से यहाँ से एलिमेंट्स पिक करती है।
वो यहाँ से इस तरह से एलिमेंट्स पिक नहीं करती, इसलिए आपको ट्रांसपोज लेना पड़ता है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो इनपुट तो ऐसी ही रही ना, जो आपके वेट्स है ना उनका, जब आप उनका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो उस वाली मैट्रिक्स का, तो ये 1 2 3 4 5 7 11 12 एंड देन 13। ठीक है, तो ये आपका, अब जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो फिर अब ये जो यहाँ से जो इनपुट्स आ रही है वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेट, जो आपकी इनपुट्स हैं वो जो उनके लिए वेट्स बनाए गए हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी इनपुट अरे है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद जो आपकी वेट्स की अरे है उसके ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, ट्रांसपोज, यहाँ पर ट्रांसपोज आना है। ठीक है, यहाँ पर उसका ट्रांसपोज आना है। तो क्यों हम ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये कि कभी कभी आपके जो है वो पॉसिबल, तो आप तब तो मैट्रिक्स को यहाँ से मैंने कितनी लेट दफा फोन किया नीचे। कर रहे थे, वो पॉसिबल नहीं हुआ तो फोन आपने तो बी, कौन सा काम कर रहे हैं? सॉरी, अपना काम कौन सा काम कर इस कंप्यूटर पे कौन सा काम ओ कर यार यार आगे दे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर फोन बाहर जो पटाओ। आपका ट्रांसपोज है पढ़ा वो नहीं ले, तो बाहर तू सिर्फ इन आपकी जो फोनों पे पता नहीं inputs किस हैं, सर जफर आपका माइक ऑन है। यानी जब आपका जिस डायरेक्शन में आपकी इनपुट जाती ना, आपने वहां पर अपने वो वाले वेट्स अरेंज किए ट्रांसपोज के साथ जिनके साथ उन्हें मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हम मैट्रिक्स और मैट्रिक्स वाली मल्टीप्लिकेशन में कर रहे होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया है। बिल्कुल हम ये मे बी आपके जहन में ना आता, लेकिन मैम ने इसे देख के एक्सप्लेन किया। बिल्कुल, हम जैसा कि हमें पता है कि हर इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक हमारे पास वेट आता है, तो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि वो ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स वो उसी के साथ मल्टीप्लाई हो। तो ये दो केसेस हैं जिसकी वजह से हम जो है वो ट्रांसपोज लेते हैं। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन मैम। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भी, यहाँ पे भी अगर देखें तो ये भी जो है वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है हमारे लिए। इतनी ज़्यादा इनपुट्स और बेसिस वगैरह जो है ना ये सारी, क्योंकि ये अगर हम लूप्स वाला देखें तो ये हमें सारी कमांड देनी पड़ेगी, देन एट द एंड जो है वो सारा नीचे ऑपरेट होगा। तो हम इसके लिए जो है वो numpy भी यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि वो कैसे यूज़ करते हैं और वो कैसे रिड्यूस करता है हमारा कोड। ओके तो उसके लिए सिंपल हम पहले अगेन वेक्टर बाय वेक्टर की तरफ जाएंगे कि सेम हमारे पास एक जो इनपुट है वो वेक्टर में फॉर्म में है और हमारे पास वेट जो है वो भी वेक्टर फॉर्म में है। तो इसमें हमने बस ये करना है, इसको एरे में कन्वर्ट किया और एरे में कन्वर्ट करने के बाद हमने बस इस कमांड को यूज़ करना है, np डॉट डॉट, और उसके अंदर फिर हमने वेट की वैल्यूज ऐड कर देनी है और उसके बाद जो इनपुट है उसको ऐड कर देना है और एट द एंड हमने बायस जो है वो ऐड कर देना है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड आउटपुट होगी वो हमें मिल जाएगी। अब आप देख लें कि हमारे कोड को किस तरह उसने ऑप्टिमाइज कर दिया है कि वो जो सारा कोड हमने पहले ऊपर लिखा इतना इतना लेंथी था, ठीक है, इसको फिर हमने कन्वर्ट किया फॉर लूप में। ये बहुत ऑप्टिमाइज हुआ, बहुत बेहतर हुआ पहले से। तो बाय यूजिंग numpy हम इसको एक लाइन में, एक लाइन के कोड में जो है वो ले आए। तो अब अब आपको पता थोड़ा क्लियर होगा कि हम numpy को क्यों यूज करते हैं, इसके बैकएंड पे क्या वर्किंग होती है। तो लेकिन इसमें भी आप ये चीज देखेंगे कि जो कि नॉर्मल कन्फ्यूजन का बायस भी बनती है कि अगर कोई वेक्टर है या कोई 2D है 3D है तो वो उसके लिए सेम कमांड हम यूज करते हैं, np डॉट डॉट। ओके, तो लेकिन हमने देख लिया कि अगर तो वो वेक्टर है तो फिर किस तरह की मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर तो वो एक वेक्टर और एक मैट्रिक्स है तो वो फिर उस केस में किस तरह मल्टीप्लिकेशन होगी, मीन्स के बैकएंड पे कैसे काम हो रहा है, और उसके अलावा मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स है तो फिर उसमें कैसे काम हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में चले गए हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और एक हमारे पास वेक्टर है। तो इसके लिए भी हमने सिंपल उसे एरे में कन्वर्ट किया और एरे में कन्वर्ट करने के बाद जो है हमने वो सिंपल वही कमांड यूज़ की है। इसके लिए भी सेम कमांड यूज़ होगी लेकिन बैकएंड पे वर्किंग जो है वो डिफरेंट होगी, तो वो हमने। जी सर। सर हम एरे में चेंज क्यों करेंगे सर, क्योंकि लिस्ट एक तरह से एरे ही है। जी सर, बिल्कुल। ये जो है इसमें करने के बगैर भी हो जाता है, लेकिन जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे ना मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स में, तो उधर हमें लेना पड़ता है ट्रांसपोज, ये डॉट टी।
इस केस में जो है वो लिस्ट में ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए फिर हमें एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सो दैट्स वाई ऊपर भी कर दिया मैंने। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि एरे में इसलिए करते हैं क्योंकि अक्सर ट्रांसपोर्ट लेना पड़ जाता है। वो उसकी रीजंस मैंने अभी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की कि वो मैट्रिक्स की भी रीजन हो सकती है कि उनका जो ऑर्डर है वो मैच नहीं कर रहा। तो दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि वो हमारा जो है इट इज टू मेक दिस कि वो जो है रिक्वायर्ड इनपुट जो है वो अपने वेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो। तो इस तरह जो है सेम सेम एज इट इज कि वही हम कमांड यूज कर रहे हैं, और आपने बाइस ऐड करना नहीं बोलना। और फिर जो हमारी आउटपुट स्टोर हो जाएगी आउटपुट में, और उसे फिर हम प्रिंट कर देंगे, तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट भी जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में आ रही है। सो दीज आर द एग्जांपल्स। सो आई होप के इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन से इनपुट हम कैसे लेते हैं, फिर उसके बाद हम लेयर्स की तरफ कैसे मूव करते हैं, लेयर्स का कोड कैसे लिखते हैं। फिर हमने देखा कि अब न्यूरॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाए तो फिर डेफिनेटली वो लेयर बनती है। तो वो हमारे पास एक वेक्टर और मैट्रिक्स का स्केल बनता है। तो अगर हमारे पास इनपुट्स जो हैं वो भी इंक्रीज करते हैं, वो भी बैचेस में आ जाएं, और हमारे पास डेफिनेटली जो वेट्स होंगे वो भी न्यूरॉन्स पे डिपेंड करे, तो न्यूरॉन्स भी ज़्यादा हैं, तो फिर हमारा मैट्रिक्स क्रॉस मैट्रिक्स आ जाएगा। तो फिर उसको हमें कैसे टैकल करना है, उसको हमने देखा कि हमने फॉर लूप में उसे कैसे रन किया, फिर उसके बाद हमने नमपाई यूज़ किया, और फिर हमने देखा कि कैसे ऑप्टिमाइज हुआ ये सारा। तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट मैम, यू कैन कंटिन्यू फर्दर। एक्सक्यूज मी सर, सर यस सर। सर अभी हमने यूज किया वेट्स और बाइस का, तो इसका क्या काम है सर बेसिकली न्यूरॉन्स में? क्या इफेक्ट करेगा अगर हम इसको वैल्यू को रेंडमली चेंज करेंगे? तो किसी स्पेसिफिक इनपुट के लिए हमें कोई स्पेसिफिक वेट या बाइस देना पड़ेगा हमारी जो सिचुएशन के मुताबिक? अगर नहीं देंगे तो यस, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर? यस सर, एग्जैक्टली। ये आप, मैं वैसे अभी जो है इससे ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा। इफ सर जुल्फ़िकार इज हियर एंड ही वांट टू एक्सप्लेन, ही कैन। अदरवाइज आप ये समझें कि आपके पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट आप लेना चाह रहे हैं ना, ठीक है, उसके लिए हमें ज़रूरी देखना पड़ता है, फिर उसको ऊपर इन्हें फिर जो है वो इन्हेंस करना पड़ता है। उसके रिक्वायर्ड आउटपुट लाने के लिए जो हमें हमें चाहिए, उसके लिए फिर हम इन्हें अपडेट करते हैं वेट्स को और बायस को, ताकि हम अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट के ऊपर जो है ना वो पहुंच सके। तो अभी के लिए आप जो है इसको जो है वो अपने समझ सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे जो है वो ये मज़ीद एक्सप्लेन होता रहेगा, और आप काफ़ी फेमिलियर हो जाएंगे कि फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग वेट्स एंड बायस। वेट एक्चुअली, मैं आपको बताऊं सिंपल वर्ड्स में, वो ये है कि कोई आपने इनपुट लिया, उसके उसके ऊपर वैल्यू इंक्रीज करता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट है तो उसके अंदर वैल्यू इंक्रीज करेगा, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें उसको डिक्रीज कर देगा। अगर वो मॉडरेट है तो फिर मॉडरेट रहेगा। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक, जैसे कि एग्रीगेट हमारा निकलता है, हम 4 क्रेडिट और का एक कोर्स पढ़ते हैं, और उसमें अगर हमारा A+ बैंड ग्रेड आ जाए तो वो हमारे स्कोर को खींच के ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो अगर वो A कैरेडोर का हो तो उसमें हमारा A+ आया हो और बाकी सब में हमारे CD आए हों, तो वो A+ अकेला कुछ नहीं कर पाता, तो वो फिर नीचे चले जाता। तो इस इधर से आप थोड़ा सा ज्यूम कर सकते हैं कि हाउ वेट इज प्लेइंग हिज रोल इन हेयर। सो बट स्टेप बाय स्टेप you will enhance your understanding about weight and bias. Okay, sir, in So ma'am, general, are you there? can I add something or ask Yes something? ma'am. जी, ओके, सो इन Yes, जनरल sure. यानी हम ये कह सकते हैं कि वेट्स जो हैं वो मतलब ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो कि न्यूरॉन्स का आपस में जो कनेक्शन है उसको बिल्ड करने के लिए असाइन किए जा रहे हैं, और बायसेस जो है वो थ्रेशहोल्ड दे रहा है, मतलब कि कब न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे। इज इट समथिंग लाइक दैट? इस तरह का इनका कोई रोल है डीप लर्निंग के इन मॉडल्स में? बिकॉज जितना मुझे मतलब सर्च करने से भी थोड़ा सा पता चला है कि वेव्स जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं कि जो न्यूरॉन्स के दरमियान में न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो कनेक्शन है, तो वो हर कनेक्शन को लाइक बिल्ड करने के लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन हुई हैं। मतलब हर कनेक्शन जो न्यूरॉन्स के आपस में, ताकि वो ये सिग्नल की जो आपस की इनकी स्ट्रेंथ है उसको डिटरमिन करता है।
यस सर, यस मैम, आपकी यस, थैंक अंडरस्टैंडिंग सही है, बट बायस के बारे में आपने जो स्टेटमेंट दिया उससे उसमें मैं एक बात ऐड करती हूँ कि जो आपका बायस है ना, अब देखिए पहले आपके वेट्स इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, देन उसके ऊपर एक्टिव सॉरी उसके बाद उसमें बायस ऐड होता है, ठीक है, एंड देन फिर आपका एक्टिवेशन फंक्शन लगता है। इसमें क्या मतलब बनता है टोटल, कि जो लेट से आपका एक्टिवेशन फंक्शन है उसकी जो आउटपुट है उसे थोड़ा सा ट्वीक करता है, या उसे थोड़ा सा आप कह लें फिक्स करता है, ताकि आपका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपका एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो आउटपुट दे। तो बायस का ये काम होता है, वेट्स को आपने सही एक्सप्लेन किया, वो बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, सही, थैंक यू। ओके सर, एक्सक्यूज मी। आपसे मोहम्मद सकलैन और सर अवैस का क्वेश्चन है। यस श्योर। सर क्वेश्चन था कि अभी जो हम इनपुट ले रहे हैं वो हम जस्ट नंबर ले रहे हैं, अगर हम कोई नया न्यूमेरिक लेंगे तो हमें उसकी एम्बेडिंग बनानी पड़ेगी। सर सॉरी सर, मीन्स यस मैम। अच्छा, ये जो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बल्कि जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं फॉरवर्ड क्वेश्चंस, कि एक टॉपिक है जो भी हमने पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में आप लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले कुछ चीज़ें पता हैं। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करें। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक सिंपल बेसिक न्यूरॉन कैसे बनाते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बाकी चीज़ों को इग्नोर करें और प्रेजेंटर्स को टॉक पूरी कर लेने दें। आई कैन अश्योर यू कि एट द एंड ऑफ द टॉक you will be in a much better position and will have much better understanding, और काफ़ी सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। तो जी कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। सर, क्या आप यो अपनी स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ कर सकते हैं? यस श्योर मैम। ओके, थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ मैं बहुत फास्टली, ठीक है। पहले क्या आपने देखा कि न्यूरॉन थे, 3 इनपुट्स थी, उसे 3 वेट्स थे और एक बायस था, ठीक है। तो आपने अरेज में वेट्स को भी स्टोर कर लिया, इनपुट्स को भी स्टोर कर लिया, उन्हें मल्टीप्लाई किया, उनके साथ बायस ऐड किया और आपने आउटपुट दे दी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया कि लेट से कि आपकी एक हिडन लेयर है और एक इनपुट लेयर है, ठीक है। हिडन लेयर के अंदर 2 न्यूरॉन है और आपकी इनपुट लेयर के अंदर 3 न्यूरॉन है, ठीक है। तो आपने कैसे स्टोर किया था उन्हें, जैसे लेट से कि N1 है या न्यूरॉन 1 है, तो उसके वेट्स को पहले आप पहली अरे में स्टोर कराया, देन दूसरी अरे के अंदर आपने दूसरे न्यूरॉन के वेट्स को स्टोर कराया और उन्हें एक और अरे के अंदर जो है वो फिट कर दिया। तो उन्हें आप कहेंगे कि वो आपकी वेट्स वाली अरे हो गई, और जो आपके इनपुट्स के अंदर आ रहे थे वो x1 x2 और x3 आ रहे थे, ठीक है। तो वो भी आपके अरे के अंदर ही आ रहे थे या नंपाई अरे के अंदर आ रहे थे, और बाद में आपने वही काम किया जो आप हर बार परफॉर्म करते हैं, वेटेड सम ऑफ इनपुट्स प्लस बायस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही काम हुआ है। देन हमने वेक्टर और वेक्टर को डिस्क्राइब किया कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है, डॉट प्रोडक्ट, वो कम्यूटेटिवली जो है प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, ठीक है। इसलिए आप डजेंट मैटर कि आप एक्स वाई लिखें या वाई एक्स लिखें, ठीक है। यहाँ पर तो आपको वो जब सम वेटेड सम ऑफ इनपुट्स दे देता है तो आप बायस ऐड कर लेते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर हमने जस्ट डॉट प्रोडक्ट ही कैलकुलेट किया। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने इस सब को समराइज कर दिए, ठीक है। पहली बात ये कि जो है आपको अगर वेक्टर्स 2 गिवन है या आप ये कह रहे हैं 1D अरे 2 गिवन है, तो आप उनका वैसे डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से, 3 को 3 से। बट अगर आपका एक जो है वो 1D अरे आ गई, दूसरे जो है वो आपका मल्टी डायमेंशनल अरे आ गई, ठीक है, या आप 2D अरे कह लें, ठीक है, वो आ गई, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है वो इनको इस तरह से अरेंज करते हैं कि पहले की रो और दूसरे के कॉलम जो है वो इक्वल पहले के कॉलम और दूसरे के रो जो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अगर आप y को पहले रखें और x को बाद में रखें और फिर उनके पहले के कॉलम और दूसरे के रोज देखें, तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, तो इसलिए मैंने इस तरह से किया। नेक्स्ट आता है कि आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करते हैं कि आप
अब यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम आती थी वो ये आती थी कि यहाँ पर इनपुट्स बहुत सारे आ जाते हैं और यहाँ पर जो वेट्स हैं वो उस तरह से अरेंज नहीं हुए होते। तो आप उनको अरेंज करने के लिए उनका ट्रांसपोज लेते हैं। जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उस ऑर्डर में आ जाते हैं जिस ऑर्डर में आपके जो इनपुट्स हैं उन्होंने वहां से उनको उठा के अपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसलिए आपको ट्रांसपोज लेना पड़ता है। आप उसका देन ट्रांसपोज लेने के बाद जब आप उसे एक्स के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपको सही तरह वेटेड सम ऑफ इनपुट्स दे देता है। देन आप अपना बायस भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारी छोटी सी डिस्कशन थी। नेक्स्ट ये भी बिल्कुल उसी तरह है कि आपने पहले y को किया। ठीक है, y क्योंकि यहाँ पर पहले एक 1D अरे थी एंड देन y के अंदर आपके पास 2D अरे गिवन थी, इसलिए आपने पहले उनका ऑर्डर जस्ट चेंज कर दिया और आखिर में आपने बायस ऐड कर दिया जो कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग बायस था। नेक्स्ट अब आता है कि आप जो है बैच को करे थे, यहाँ पर वो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स वाली बात आती है कि हमने ट्रांसपोज इसलिए लिया ताकि वेट्स जो है ऑर्डर में आ जाए। ये वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आपके पास अब यहाँ पर मोर देन वन जो है लेयर्स इस तरह है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, आपको एक इनपुट साइन, ठीक है, देन आपने उनको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, देन बायस आ गया। अब यहाँ से कुछ जब आप बायस लाते हैं तो अगर मैं यहाँ पर आंसर को प्रिंट किया मैंने, देखें यहाँ पर मैं रन कर लेती हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा रन हो रहा है, ठीक है। ओके ठीक है, यहाँ पर आकर देखें, अगर आप देखें तो क्या हुआ। सबसे पहले ये जो आपका आपके जो मैट्रिक्स था इनपुट्स का, ठीक है, जिसके अंदर सैंपल्स है बहुत सारे, वो जो है वो बारी बारी वेट्स के साथ मल्टीप्लाई हुए, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका बायस साथ में ऐड हुआ, ठीक है। और क्योंकि दोनों मैट्रिक्स है इसलिए आपको एक ट्रांसपोजर जो जिसको नाम मैंने दिया ट्रांसपोजर, वो वाला मैट्रिक्स बनाना पड़ा ना। काम वो वही करे कि np डॉट अरे से ट्रांसपोज ले रहा है, ठीक है, और उसे रिटर्न कर रहा है। वो आपने जब यहाँ पर अपना बना लिया कि yt जो है वो आपका ट्रांसपोज है, तो आपने उसको डॉट डॉट प्रोडक्ट के लिए दिया है, ठीक है। और जब वहां से जो आउटपुट आई है आप उसके अंदर अपने बायस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और एक एक पकड़ते हैं और उसके अंदर जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स है सॉरी बायस है वो लगा देते हैं। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करें कि कैसे आएगा, तो अगर आप जस्ट ये देखें कि वेट को अगर आप ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो कैसा होगा, तो उसकी जो कुछ आंसर है वो ये इस तरह से आते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था पहले के कितनी रोज हैं, 1 2 3 4, ठीक है, एंड दूसरे के कॉलम कितने हैं, 3, तो 4 क्रॉस 3। ओके, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेट्स सी, 1 2 3 4, ठीक है, एंड यहाँ पर आपके ओके यहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स है वो 4 क्रॉस 3 का है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप W को देखें अपने, तो वो है आपका 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट कैसे आएगी, तो आप पहले की रो देखेंगे तो 4, और दूसरे के कॉलम देखेंगे, ओके, यहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक करी। मैम हाँ, सेकेंड और सेकेंड इसको मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेंगे, यस, यस जब ट्रांसपोज। आप इसको ट्रांसपोज लेंगे तो ये 3 क्रॉस 2 से सॉरी 2 क्रॉस 3 से 3 क्रॉस 2 बन जाएगा, और फिर आप यहाँ से इसकी जो है वो लेंगे तो यहाँ पर 4 क्रॉस 2 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आपकी 4 चीजें आएंगी, ठीक है, और उनके अंदर 2 2 हर एक के पास वैल्यूज होगी, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोज ले लिया हमने, इसलिए वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई। क्या था, हम कंक्लूड कर लेते हैं कि 4 क्रॉस 3 पहले के आपके आए, देन आपने जब दूसरे के जो आप शेप देखें तो वो है 2 क्रॉस 3, जब उसे आपने ट्रांसपोज लिया तो वो 3 क्रॉस 2 हो गया। तो इसलिए 4 क्रॉस 2 आखिर में जो आपका आंसर है वो इसलिए आया है। देखें 4 चीजें हैं आपके पास और अंदर 2 चीजें हैं, यानी इंटीजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये हमने देख लिया कि हमारे जो ट्रांसपोज है उससे कैसे आउटपुट आती है, यानी अगर आप उसे ट्रांसपोज लेंगे तो वो जो उसकी शेप है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है,
और वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि आपके पास, ओके, मैं यहाँ पर बताने के बजाय ये कुछ बातें जो कि मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व की थी तो मैंने लिखी हैं, ठीक है। हम इनको एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या कह रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स से कि आपको एक इनपुट आती है, ठीक है। आपको एक इनपुट आती है एक्स। एक्स जो है उसके अंदर जो है वो एक्स सैंपल होंगे, ठीक है। और हर सैंपल के अंदर वाई फीचर्स आएंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कितने न्यूरॉन लगाऊं मैं? एक्स एक्स न्यूरॉन लगाऊं या वाई न्यूरॉन लगाऊं? वाई नंबर ऑफ न्यूरॉन कितने लगाऊं? वाई न्यूरॉन्स लगेंगे मैम। वाई यस। तो वाई न्यूरॉन आप लगाएंगे, ठीक है। वाई न्यूरॉन्स विल बी यूज एंड एक्स नंबर ऑफ बैचेस विल बी देयर। इसका क्या मतलब है कि एक्स जो है वो आप पहले पहले एक बैच सिलेक्ट होगा, देन उसके अंदर जितने भी फीचर्स है, वाई नंबर ऑफ फीचर्स, वो पहले यहाँ पर फीड हो जाएंगे। लेट्स से वाई जो है वो 3 है, ठीक है। पहले मैं एक्स को ले लेती हूँ 2 × 3, चलिए। तो आपके वाई न्यूरॉन यहाँ पर मैं लगाऊं तो 1 2 3 न्यूरॉन आ गए। अब आगे आपके है कि डायमेंशन ऑफ वेट्स। तो आप पहले मुझे बताएं कि चले यहाँ पर ना मैं 2 न्यूरॉन या चले 3 न्यूरॉन लगा देती हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसमें कितने, इस जो यहाँ से एक जो उसकी वेट्स वाली रे होगी उसमें कितनी कितनी चीजें आएंगी, इसकी डायमेंशंस मुझे बताएं। यस, इसकी शेप क्या होगी? लेट्स से कि यहाँ से भी इनपुट आ रही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो क्या शेप होगी 3 इसकी? 3 होगी मैम, 3 3 बनेगी। 1/3। हाँ, यहाँ पर एक 3 चीजें आएंगी ना, क्योंकि 3 इनपुट्स है तो हर इनपुट के लिए एक। देन यस। यहाँ से जो इनपुट आ रही है आप उसे इसे भी दे दें, इसको भी दे दें। यानी आप फुली कनेक्टेड जो है आपका न्यूरॉन, जो हर हर न्यूरॉन हर दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है वो बना रहे हैं। तो हर न्यूरॉन के पास 3 3 उसके लिए वेट्स होंगे जो उसकी इनपुट्स के लिए होंगे। और जब आप इन्हें एक और वेट, एक और अरे के अंदर स्टोर कराएंगे और फिर उसे कह देंगे वेट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि अगर इनपुट जो है वो आपके पास 2 × 3 की है, तो जो आपके वेट्स वाली अरे होगी उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूरॉन यहाँ पर देखें। अब बताएं इसकी क्या शेप है? 3/3 है मैम, 3/3। यस। तो 3 जो है वो आपने न्यूरॉन लगाए, ठीक है। इसलिए 3 रोज आ गई। पहले जितनी कितनी रोज आएंगी जितने न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। और अंदर काम की चीजें चीजें कितनी आएंगी? वो जितने आपके फीचर्स हैं। तो फीचर्स आपके अभी भी 3 हैं, इसलिए आपके ये आए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपकी बात? यस मैम। और मैम यही हमारी हिडन लेयर कहलाएगी। यस, ये जो ये वाली है ये आपकी हिडन लेयर होगी, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स है, ऐसी बात नहीं कि न्यूरॉन को हिडन लेयर कहते हैं। हिडन लेयर के अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स है। ये जो है ये आपकी इनपुट लेयर है, ठीक है। और इसके अंदर भी मल्टीपल जितने आपके फीचर्स होंगे उतने न्यूरॉन आएंगे, ठीक है। लेट्स से कि एक इमेज है 8 × 8 की। तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने न्यूरॉन आने चाहिए? 8 मैम, 8 आएंगे। हर 8 × 8 के अंदर कितने पिक्सल होंगे? 64। 64 हो गया, 64 न्यूरॉन हो गए। वो चीजें आपने पास करनी है, ओके। ओके। तो हमने यहाँ तक वेट्स को समझ लिया कि वेट्स के जो हमारे पास क्या डायमेंशन आएंगे, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म में मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, बट बाकी काम अब हम यहाँ पे देखते हैं और कि हम और क्या एक्सप्लोर करेंगे। 1 मिनट दें मुझे। ओके। तो अब यहाँ पर मुझे ये बताएं, ठीक है, बड़ा ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि न्यू 22 कितना होगा? 22 की क्या डायमेंशंस आएंगी? 22 की 1D मैम, 1D। हाँ 1D तो होगा, ठीक है। अब 1D क्या, उसमें कितनी चीजें आएंगी? 4 देखिए, कॉलम होंगे मैम।
कितने? 4 नो, 4 तो अगर मैंने 8 बाय न्यूरॉन लगा, 3 न्यूरॉन्स मैंने लगाए हैं, तो हर न्यूरॉन के लिए एक बायस होगा, ठीक है, हिडन लेयर वाले न्यूरॉन के। तो ये फिर हो यहाँ गए पर थे मैम। बायस जो है वो जैसे आपने 3 लगाए हैं, तो 3 ही यहाँ पर आपकी चीजें आएंगी, ठीक है। यानी इसकी जो अगर आप डायमेंशन देखें तो वो इस तरह से आएगी। अगर मैं आपको बताऊं ना कि ये यहाँ पर इस चीज में, इस चीज की क्या डायमेंशन है और इस चीज की क्या डायमेंशन है, उसकी ये मैम आपके पास 2D है, लेकिन ये जो है ये आपके पास 1D अरे है। यस मैम 1D अरे के कोई कॉलम नहीं होते, सिर्फ लेंथ ही होती है, लेकिन इसके रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो हम जो जो बातें अभी हमने डिस्कवर कर ली हम उन्हें डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो हमारा आंसर वाला मैट्रिक्स है उसमें क्या आएगा। मैंने यहाँ पर 3 न्यूरॉन लगाए थे, ठीक है, यहाँ पर भी 3 न्यूरॉन लगाए थे। लेट्स से कि यहाँ से ठीक है, मैं फुली कनेक्टेड जो है वो आपका लेट्स से यहाँ पर सारों से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैंने लिखा है सिंस द आंसर विल बी अ मैट्रिक्स, फर्स्ट अरे विल बी द फर्स्ट बैच आउटपुट फॉर द लेयर ऑफ 2 न्यूरॉन, या जो जो मैंने जनरलाइज यहाँ पे वैसे करना चाहिए था, एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब हुआ, एनीवन जो कि एक्सप्लेन करना चाहे। देखिए यहाँ पर ना आपको आपको एक आपको सैंपल दिया गया था, ठीक है, जिसकी मैंने यहाँ पर लिखा था 2x3 वो होगा। हाँ, तो अब इसको अगर आप विजुअलाइज करें तो ये यहाँ पर 3 चीजें आएंगी, ठीक है, और ये फर्स्ट पॉप में पास होगा, ठीक है। यहाँ से लेट से इसकी 3 आउटपुट्स आ गई हैं, तो ये स्टोर होगा इस तरह से, ठीक है। यानी जो आपका लेट से 2x3 टोटल आपका जो डेटा था वो था, तो जो आपका पहले वाली लेयर है ना, लेट से आपने वो फीड की, यहाँ पर से उसकी आउटपुट आई, यहाँ पर से 3 चीजें आ गई, ठीक है। तो वो आपका पहले बैच जो या पहले सैंपल की जो आउटपुट है वो होगी, ठीक है। यानी जितने आपके आउटपुट में लेट से ये आपके यहाँ से ये आपको आउटपुट मिल रही है, ठीक है। तो ये अगर आउटपुट है तो यहाँ पर से 3 चीजें आपको आउटपुट में आ सकती हैं, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि आपके जो जो आपकी आउटपुट है वो, क्योंकि आपने पहला सैंपल पास किया तो वहां से जो रिजल्ट आएगा वो पहला सैंपल का होगा, ठीक है। देन आप दूसरा पास करेंगे तो इस तरह से यहाँ से जो आपकी आउटपुट आएगी वो मल्टी डायमेंशनल या 2D अरे आप उसे कह सकते हैं वो होगी, ओके। और मैंने लिखा है आउटपुट ऑफ दैट हिडन लेयर विल बी x इंटू नंबर ऑफ न्यूरॉन इन दैट हिडन लेयर। ये मैंने क्यों लिखा है, लेट्स से मैं आप लोग के लिए एक सैंपल जो है न्यू वो नेटवर्क बना लेती हूँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ से जो भी कनेक्शन आ रहे हैं, एक इनपुट यहाँ से निकलती है, एक इनपुट यहाँ से निकलती है। अब x क्या था आपके पास, जो आपके सैंपल्स थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल लेट से मैंने 2x3 लिए थे, इसका मतलब है कि ये इतने आपके पास बस 2 ही सैंपल थे, ठीक है। तो जब आपका आउटपुट आएगी तो पहले पहले एक इसके लिए आपके पास 2 आउटपुट्स आएंगी, ठीक है, क्योंकि 2 न्यूरॉन है। फिर उसके बाद इसके लिए आपके पास 2 इनपुट्स आएंगी, ठीक है। तो आप ये देखें, ये 2x3 यहाँ पर मैंने फिट किया था ना, 2 यहाँ पे जितने आपके सैंपल थे उतने, और आउटपुट्स कितनी है, जितने आपके आउटपुट लेयर में न्यूरॉन थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, चले मैं उसे वहां पर ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर आना चाहिए आउटपुट लेयर, ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा मैम, यस अगर अगर वो हिडन लेयर ना दी हो तो वो उसका साइज वही रहेगा। अगर 2x3 उसका इनपुट है तो आउटपुट भी 2x3 ही रहेगा, लेकिन अगर वो हिडन लेयर दी हुई है तो फिर वो उसका चेंज हो जाएगा, ऐसे ही है, एम आई राइट?
सर आपके जो एक बहुत ही मिनिमल जिसे आप कह लो ना, वो आपका ये न्यूरॉन है कि आप जैसे इनपुट लो उसे एक ही न्यूरॉन को पास करें और वहां से इनपुट ले लें, ओ सॉरी आउटपुट ले लें। बट ऐसा कभी नहीं होता कि आप वैसे ही न्यूरॉन को इनपुट दें और वहीं से गेट कर लें। क्यों? क्योंकि ये तो जस्ट आगे प्रोपेगेट करे ना आपकी, यहाँ पर अभी तो कुछ वेट्स कुछ बायस तो कुछ लगा ही नहीं है, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। कोई किसी और को कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो ऐड कर सकते हैं। बाय द वे मैंने मैम शुमाइला बतूल को इनवाइट किया था, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो मैम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप इस बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे कि ये इस तरह का एक न्यूरल नेटवर्क हम बना सकते हैं या नहीं, वो किसी काम का होगा? Ma'am, can you repeat the question? What was the question actually? सर ने कहा कि आप वैसे ही इनपुट दे दें न्यूरॉन्स को जो कि आपके इनपुट लेयर में होते हैं, और उधर ही से जो क्या कहते हैं आउटपुट भी उधर ही से आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? Yes, ma'am. Actually, it's possible. I have done it in a custom model. अच्छा, तो मैम उसे आपने कहाँ पर यूज किया फिर? मैम मैंने उसको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स बनाए थे और उसे मैंने ब्रेन ट्यूमर की डिटेक्शन के लिए यूज किया। बट उसमें फिर मैम काफी सारी चीजें और ऐड करनी पड़ती हैं। उसमें ऐसे होगा ना कि कम से कम एक इनपुट और एक तो हिडन होगी ना लेयर, या एक इनपुट लेने के बाद आपने कम से कम एक आउटपुट को एक आउटपुट लेयर को तो दिया होगा उसको। ऐसा तो नहीं है कि आपने इनपुट्स लिए और वहां पर ही सारा काम कर दिया। जी मैं इसमें ऐड कर दूं। यस सर। बेसिकली जो न्यूरॉन होता है ना, अगर उसको हम देखें, जाहिर है जब हम लर्निंग करेंगे तो हम सिंपलेस्ट स्टेप से आगे जाएंगे। तो जो सिंपलेस्ट न्यूरॉन होता है उसके अंदर कोई हिडन लेयर नहीं होती, उसके अंदर एक ही न्यूरॉन होता है और उसमें क्या होता है कि इनपुट जाती है, वो न्यूरॉन उसको प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट जनरेट करता है। तो जो सर वो तो सिंपलेस्ट, यहाँ पर हमने ऊपर देख लिया, हम मल्टीपल की बात करें कि वो तो ओके। देखें मल्टीपल का मतलब क्या है कि ज्यादा या उसमें इसी तरह का वेरिएबल एक और बना दूं, बट मैं ये कहना चाह रही थी कि इनपुट्स तो लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनपुट्स जो है वो बार बार उसी तरह से उन्हें डुप्लीकेट करके देन फीड करा दें, वो भी ठीक है। देखें अगर एक इनपुट है और उसे एक न्यूरॉन में से गुजर के एक आउटपुट जनरेट करती है तो ये सबसे सिंपलेस्ट न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन ही कहलाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। और एक चीज़ आई जस्ट सर्च अबाउट इट, तो एक परसेप्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट भी है, तो उसमें ये कहा गया हुआ है इन्होंने कि नेटवर्क है, एक टाइप ऑफ नेटवर्क है जिसमें हिडन लेयर नहीं होती, तो ऐसे न्यूरल नेटवर्क को हम परसेप्ट्रॉन्स कहते हैं। अच्छा मैम, तो ये यस, हम उसकी बात करें जिसमें हिडन लेयर भी नहीं होती और आउटपुट लेयर भी नहीं होती, तो क्वेश्चन ये है कि जो इनपुट लेयर होती है वही क्या आपकी आउटपुट लेयर भी बन सकती है अगर उसमें ज्यादा न्यूरॉन हो? मैम देखें जो न्यूरॉन होता है ना, वो बेसिकली फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अंदर इनपुट जाती है और आउटपुट आती है, तो बेसिकली वो जो फंक्शन है उसको न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो इंसान का जो दिमाग है ना, वो जब कोई डिसीजन लेता है तो बेसिकली वो एक फंक्शन को यूज कर रहा हो, वो फंक्शन न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन जो होता है वो इनपुट नहीं है, वो मशीन है, मशीन के अंदर इनपुट जाती है आउटपुट निकलती है। तो बेसिकली जो न्यूरॉन है वो मशीन है, दैट इज इन मैथमेटिकल सेंस इट्स ए फंक्शन। तो फंक्शन जो है वो न्यूरॉन है। तो फंक्शन जो होता है उसकी दो चीजें होती हैं, वो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। तो इसलिए वो जो न्यूरॉन है वो फंक्शन है, ये कभी नहीं हो सकता कि फंक्शन ही आउटपुट हो और इनपुट हो, वो तो एक मशीन की तरह एक्ट कर रहा है। दिस इज द कंसेप्ट। यस मैम, सर इज राइट कि आउटपुट लेयर अगर नहीं होगी तो फिर हमें आउटपुट क्या शो होगी। और जब ये हिडन लेयर्स वर्क कर रही होती हैं तो हिडन लेयर्स का जो हमारा आंसर होता है वो बेसिकली एक 1D अरे होती है जो कि आगे फिर आउटपुट में जाती है और उस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है एंड देन हम बाइस को ऐड करते हैं। और इवन अगर यहाँ पर हम वेट्स की भी बात करें तो ये तो हम एक सिंपल नेटवर्क बना रहे हैं ना, तो जब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो फिर तो हमें वेट्स भी नहीं देने पड़ते, बाइसेस भी नहीं देनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली सब हो रहा होता है। अगर फॉरवर्ड प्रोपोगेशन है तो फिर वेट्स जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड जा रहे होते हैं, और अगर बैकवर्ड है तो फिर वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली वेट्स को अपडेट कर रहा होता है। तो ये तो मैं मतलब हम यहाँ पर सिर्फ अभी सिंपल बेसिक की तरफ मतलब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फिर हमें इसलिए हर चीज देने की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर।
अच्छा मैम, ये मैंने चैट के अंदर एक किया था, 2 क्वेश्चन मैंने किए थे। इनमें से एक का जवाब सर ने दे दिया, सर हमाद ने। जो दूसरे वाला है ना, इनका दे दिया जवाब कि स्टूडेंट किस काबिल होंगे इस लेक्चर के बाद। ये दूसरे का जवाब दे दें प्लीज के ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये एआई की कौन कौन सी स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर, एरियाज के अंदर बल्कि हम इनको यूज कर सकते हैं। सर सकलेन, मैं इसका आंसर करता हूँ। अभी सर जफर शाहिद ने भी आपको कहा, देखें पहली बात तो ये है कि इसके अंदर ना थोड़ा इन डेप्थ मैथ्स यूज होगा, ठीक है। तो एकदम से अगर आप मैथ्स की तरफ जंप लगाना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकेंगे। तो जो सर जफर शाहिद ने बताया ना आपको कि जब चीज़ें ज़रा कॉम्प्लेक्स होती हैं, आप उसमें एंट्री करते हैं ना, तो ज़रा आराम आराम से एंट्री करते हैं। एकदम आप एज्यूम नहीं कर सकते कि एकदम ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप एक स्टेप में इसको करें। तो जब आप इसको, उन्होंने कहा ना कि इसको आप दोबारा बाद में देखेंगे, तो आपको देखें, एक चीज़ जब बंदा पहली दफ़ा देखता है ना तो उसको एकदम समझ में नहीं आती। तो लेकिन थोड़ा सा सब, जिसे जिसे कहते हैं ना, सब्र करें। थोड़ा पेशेंस से बंदा जब एंट्री करता है तो वो थोड़ी देर बाद खुद ही रियलाइज करता है कि ओह, मुझे ये चीजें जो पीछे अभी हुई हैं अब समझ आना शुरू हो गई। तो बेसिकली ये जो डीप लर्निंग है, इट इज ए पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, और इसके पीछे काफी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। और ये मैम जो है बड़ी बड़े एक्सपर्ट वे में आपको आराम आराम से उसमें से गुजार रही हैं। तो ये थोड़ा सा आप रियलाइज करें कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसमें आप आराम से चलेंगे और उसके बाद थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो आप इसको इजीली कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे। अदरवाइज एकदम जंप लगाने की कोशिश करेंगे और एकदम अज्यूम करेंगे। और दूसरा, कुछ चीजें होती हैं वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंट वे से एक्सप्लेन की जा सकती है, ठीक है। तो आप एज्यूम नहीं कर सकते कि जो वे मुझे अभी बस दिल में कर रहा है वैसे क्यों नहीं एक्सप्लेन हो रहा। तो वो होगा जब आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा, देखें इसकी क्यों ज्यादा डिमांड है। द रीजन इज दैट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, समझ जाएंगे तो वो आपकी वैल्यू में काफी इंक्रीज हो जाएगा। सर जफर ने भी बोला इसकी डिमांड है, आप तो इसको आप चलें तो ये आपको आराम आराम से समझ में आना शुरू हो जाएगा। एकदम जंप लगाएंगे तो थोड़ा इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, वैसे जो मैम ने समझाया और जो पीछे भी सर ने समझाया वो तो समझ में मुझे आ गया। बस मैं देख रहा था कि रियल वर्ल्ड में बस आपने इसको यूज किया है तो किस तरह किया है, क्या हमने अच्छा, वो जो मैं इसका आंसर देता हूँ नम को ही नमपाई को यूज कि किया। जी शकलैन, अब आजकल जो प्रैक्टिकल नेटवर्क्स आ रहे हैं, 2016 में जो रेजनेट था ना, 2016 में, आज से 8 साल पहले, उसमें 150 हिडन लेयर्स थे। तो एक इनपुट लेयर होती है जहाँ पे हम इनपुट देते हैं, एक आउटपुट लेयर होती है जहाँ से आउटपुट लेते हैं, और उसके दरमियान में जो लेयर्स होती हैं उन्हें हम हिडन लेयर्स कहते हैं। तो उसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन थे। आप मुझे बताएं कि ये मैं न्यूरल नेटवर्क्स में काम करता हूँ, तो मैं एक सवाल से आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने क्या कभी खुद हाथ से एक सिंगल न्यूरॉन को बनाया है? नो सर, मैं तो और अगर बिगिनर हूँ आपका अभी। आंसर हो नहीं, तो क्या मुझे समझना चाहिए कि आपको ये समझ आया कि न्यूरॉन होता क्या है, या आप सिर्फ गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं लोगों का कोड? ये मतलब होगा ना, इंटरव्यू तो वहीं पे खत्म हो गया। ऐसा ही है ना यस सर। कि दिस पर्सन हैज नो बेसिक बैकग्राउंड, और इसने आज तक कभी सोचने की कोशिश भी नहीं की कि न्यूरॉन होता क्या अंदर से। ओके। तो ये वो बेसिक चीज़ है। ठीक है सर। सही है। मसला जिस तरह आप कहें कि मैं, आपने कोई ड्राइवर रखना, गाड़ी का ड्राइवर आ जाए, तो आप उसे कहें कि ऑयल चेंज करना आता है, वो क्या होता है? आपने अच्छा इंजन कभी देखा क्या? तो वो कहे वो क्या होता है? आपको गाड़ी चलाना आती है? हाँ हाँ, मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूँ। तो आप उसे ड्राइवर रखेंगे? नहीं। ऑफ कोर्स। तो ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम देख रहे थे कि अंदर से चीज़ कैसी होती ठीक है सर, थैंक यू। है। सही है। दूसरी जो एक चीज़ होती है कि हाउ टू लर्न, हाउ टू लर्न में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जो बंदा पढ़ा रहा है उसे बात पूरी कर लेने दें। मसलन एक बंदा आपको सिखा रहा है कि टाइम कैसे देखते हैं, तो आप उसे कहें सर मुझे ये बताएं घड़ी की सुइयां 3 क्यों होती हैं? और वो बेचारा बजाय इसके कि टाइम समझाए आपको, वो बताना शुरू हो जाए 1 मिनट की सुई है, 1 घंटे की सुई है, 1 सेकंड की सुई है।
फिर बीच में से दूसरा बंदा कहता है यार सर ये छोटा डायल है, ये क्या चीज़ है? आप कहेंगे यार ये स्टॉप वॉच है, और सारे के सारे लेक्चर का डिसोरिएंटेड हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज लेक्चर हो जाएगा। तो जिस तरह छोटा बच्चा होता है ना, जो भी बोल नहीं पा रहा होता लेकिन वो दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उससे बहुत सारे उसके पास क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो बोलता कुछ नहीं, ही जस्ट कीप्स ऑन ऑब्जर्विंग। तो काफ़ी सारे लेक्चर में ये स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त होती है कि जो क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है वो उसी टाइम ना बोले, वो नोट करते जाएं और क्लास के आखिर में जाकर क्वेश्चन पूछें। कभी चैट में क्वेश्चन ना करें। आप चैट में अपने साथ 10 और लोगों को भी लेक्चर से दूर ले जाते हैं। क्लास के एंड पे जाकर लेक्चर करने के, लेक्चर तो मैंने सुन लिया लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ पे होना है? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। ठीक सर। सही है। तो लेकिन अगर आप क्लास के दरमियान में पूछेंगे तो इट इज़ गारंटीड कि आप लेक्चर नहीं सुन रहे, एंड इट इज़ 200% गारंटीड कि इस क्लास के बाद आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखनी। तो आपने अपने आप को भी डी फोकस किया, बाकियों को भी डी फोकस किया, और आप इस तरह 6 महीने क्लासें लेते रहे जिनमें आप क्लास में टेंशन ना लें, सिर्फ क्वेश्चन पूछते जाएं जहन में आता जाए। जैसे आपने आपने आपकी आंखों ने कोई चीज़ देखी, दिमाग में एक न्यूरॉन ट्रिगर हुआ, आपने फ़ौरन से पहला क्वेश्चन कर दिया। यू विल नेवर लर्न द थिंग्स। तो जब क्लास में आप किसी में जाते हैं तो गोल ये होना चाहिए कि ये जो आज की क्लास है ना, मुझे इसकी समझ आनी चाहिए। बाकी बातें साइड पे रखो। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं साइड पे रखूंगा कि इसमें ग्रेडियंट डिसेंट कहाँ पे गया, इसमें बूस्टिंग कहाँ पे आई, इसमें वेट्स कहाँ पे आ गए। ट्रस्ट द स्पीकर के यार ये कोई चीज़ समझाने आया, तैयारी करके आया, मुझे इससे ये वाला नॉलेज देखना है। जब आपकी ये अप्रोच होगी तो 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे और आप वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बनना शुरू हो जाएं। ठीक सर। सही है। तो वो जो है ना, एक 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 क्यूरियोसिटी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, लेकिन हमें समझदार होना चाहिए कि उसे यूज़ कैसे करना है और कब करना है। ठीक सर, अंडरस्टूड। थैंक यू। Amazing talk जी today. It was wonderful lecture. ओके तो सर अगर आप इजाजत दें तो कंटिन्यू करें हम। हाँ बिल्कुल जी, कंटिन्यू। ओके तो मेरे तो इस यहाँ मेरी ये बात सब लोगों को समझ में आ गई यस सर। कि नो फॉरवर्ड क्वेश्चंस। मसलन मैं एक दफ़ा यही लेक्चर दे रहा था तो एक बंदे ने पूछा सर जी आप एरो आगे को लगा रहे हैं, पीछे को क्यों नहीं लगा रहे? तो मैंने उसे ये बताया कि यार पहले आप अपना आगे वाला एरो समझ लो, इसकी फंक्शनल समझ लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि पीछे वाला एरो क्यों नहीं लगा हुआ यहाँ पे। तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। चलो मैम कंटिन्यू करें। ओके तो यहाँ पर जो हमने एक और जो है उसी तरह का बिल्कुल कोड लिखा है, बट आपको ये पता चलेगा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर इनपुट कैसे जाती है। ठीक है, अच्छा जल्दी से हम इसे कवर करेंगे। पहले ये है बात है कि यहाँ से आपको इनपुट आई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेट से कोई वेट लगा उसको, ठीक है, उसके बाद वेट के बाद यहाँ पर आपकी वेटेड सम ऑफ इनपुट्स निकल आई, ठीक है। अच्छा एक्स तो यहाँ पर एक ही है, चलेंगे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लेट से इस न्यूरॉन के पास एक बायस भी था, वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसके ऊपर लेट से आपने कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगा लिया, ठीक है, कुछ भी लगा लिया, ठीक है, और वो उसके बाद जो उससे आउटपुट आएगी, चले आप इसे फिलहाल ये कह रहे कि एक फंक्शन था जो कि बस फंक्शन था जिससे आपको एक इनपुट मिल गई, ठीक है, उससे एक आपको आउटपुट मिल जाएगी। अब देखें जो इस न्यूरॉन के एक्टिवेशन फंक्शन लगने के बाद एक जो आउटपुट आई थी वो अगले न्यूरॉन की इनपुट बन जाएगी, ठीक है, यानी वो आगे न्यूरॉन को चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाला जो न्यूरॉन है, अब क्योंकि उसके साथ इसके साथ कोई कनेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक वेट होगा, ठीक है, क्योंकि एक इनपुट है तो एक वेट होगा, ठीक है। अब ये भी यही वाला जो न्यूरॉन है ये भी आपको क्या करेगा, उसके साथ जो आपका अभी लेट से ये W2 है उसको मल्टीप्लाई करेगा आउटपुट के साथ, ठीक है, और फिर लेट से कोई बायस है वो लगाएगा, एक्टिवेशन फंक्शन लगाएगा इस इन सारी चीजों पे, ठीक है, और आपको यहाँ से एक आउटपुट दे देगा।
ठीक है। तो हम अभी इसे एक्सप्लोर करेंगे कि ये किस तरह से प्रोपेगेट करा, तो यानी हम सिर्फ ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि जो आपकी एक जगह से जो इनपुट आती है, सॉरी आउटपुट आती है, वो आगे तो अगले की क्या बन जाती है, इनपुट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से आपको एक इनपुट दी गई, ठीक है। अब इसमें इसकी अगर आप जो है वो डायमेंशंस देखें बिल्कुल उसी तरह, तो यहाँ पर जो 3 है तो मैंने 3 न्यूरॉन ले लिए, ठीक है। यहाँ पर से आपको जो है वो इनपुट जाएगी। अब उसके बाद ये एक न्यूरॉन था लेट से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर वेट्स जो है वो आपके 2 हैं, यानी इसका मतलब है कि आपके 2 जो है वो हिडन लेयर के अंदर 2 न्यूरॉन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाइस 1 आता है, या फिर आप कह सकते हैं बाई सेट इंडेक्स 0, बाई सेट इंडेक्स 1, ठीक है। ये आने के बाद अब यहाँ पर W2 का, ये देखें ये W2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक इनपुट प्रोवाइड गई, देन आपको एक बाइस वेट्स और बाइस प्रोवाइड किए गए, देन आगे कोई इनपुट नहीं है। जो यहाँ से इन दोनों की, यहाँ से जो इनपुट आएगी, सॉरी आउटपुट आएगी, वो इनकी इनपुट बन जाएगी, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि W2 होगा, ठीक है। अब यहाँ से लेट्स से कि आपको आउटपुट आई AC, तो वो AC से मल्टीप्लाई होगी, देन 22 के अंदर ऐड होगी, ठीक है। वो यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा, यहाँ पर से आपको एक आउटपुट मिलेगी। तो सारी कहानी ये थी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया कि आपको जो है वो एक्स की फॉर्म में जो है आपके इनपुट्स थे, ठीक है। और उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे, जैसे 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है। और हर एक के पास आपके जो आप कह लें फीचर्स हैं वो 3 हैं। देन आपका वेट्स आ गए, ठीक है। और वेट्स के अंदर क्योंकि ये 2 हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपके न्यूरॉन जो है वो 2 हैं, ठीक है, हिडन लेयर के अंदर, और उनके वेट्स जो है वो ये हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब पहले आपके ये जो वेट्स का फर्स्ट वाली चीज है, ठीक है, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। देन यही वाली जो वेट W2 है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स जो जो आपके पास न्यूरॉन 1 के पास जा रहा है, जो न्यूरॉन 1 के वेट्स हैं, ठीक है, पहले उनके साथ जो आपका अभी सैंपल आया वो उनके साथ उनके पास जाएगा। देन न्यूरॉन 2 के पास भी जाना है, ठीक है, तो वही वाला सैंपल आपके न्यूरॉन 2 के वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। और फिर क्योंकि ये जो आपके फर्स्ट वाला जो है वेट, ये आपके जो है अभी जो आपका सैंपल है उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और उसके अंदर ये बायस ऐड होगा, ठीक है। तो ये आपके न्यूरॉन 1 की इनपुट हो गई, फिर सॉरी आउटपुट हो गई। फिर उसके बाद आपका जो जो वेट न्यूरॉन 2 के जो वेट्स हैं, ठीक है, वो थे, वो भी उसी सैंपल के साथ मल्टीप्लाई होंगे। देन जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो बायस है उसके साथ जो ऐड होंगे, ठीक है। और वो ऐड होने के बाद आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसे हम यहाँ पर अभी प्रिंट करेंगे, ठीक है। ओके, वो ये काम होगा, ठीक है। तो आपको दो क्या होगा कि आपको जो दोनों न्यूरॉन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मैट्रिसेस मिल जाएंगे, या जो भी आपकी आउटपुट है वो मिल जाएगी। अब ये जो दोनों न्यूरॉन है ये अगली लेयर को फिट हो चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा जो है वो ब्रेक डाउन कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसे यहाँ से कट कर लेती हूँ, इसको यहाँ से मैंने कट किया, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 दफा क्लीन करने के लिए इसको ठीक है, मैं इसे रन करती हूँ एंड देन हम एक्सप्लोर करते हैं। पहले क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनपुट्स थी वो आपके ट्रांसपोज ऑफ वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी। क्यों मल्टीप्लाई ट्रांसपोज के साथ क्यों होंगी, वो इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स आपने वेट्स को जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे लाना था जहां से उसने मल्टीप्लाई होना था, क्योंकि ये आपके पास बैचेस में आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर बायस ऐड हुआ जब, तो फर्स्ट जो आपका न्यूरॉन है उसकी ये जो आउटपुट आ गई। अब लेट्स से कि आपने यहाँ पर कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाया, आपने लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया, यानी जो आया है वो आगे पास कर दो, ठीक है। अब जो ये जो है ये आगे की इनपुट बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। ओके, तो ये आपके फर्स्ट जो आपका यहाँ से जो वेट सप्लाई हुए, देन बाय सप्लाई हुआ, वो जो उसकी आउटपुट थी वो ये आ गई। अब ये वाली जो इनपुट है
और ये जो वेट्स हैं ये आपके साथ इनकी जो है वो डॉट प्रोडक्ट होगा, जैसे भी मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोज लग के होता है, देन उसके अंदर बायस ऐड होके और फिर उसकी भी एक आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या किया है, सबसे पहले आपने जो आपका ट्रांसपोज लिया, ठीक है, वाई टी जो यहाँ पर आपने कॉल किया था, पहले जो है वेट्स का ट्रांसपोज लिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसको इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया या डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, उनका उनके अंदर बायस ऐड किया और आंसर ऑफ जो आपका फर्स्ट लेयर कहने के बजाय आप कह ले फर्स्ट जो न्यूरॉन है, ठीक है, उसका जो आपका जो वेटेड सम ऑफ इनपुट्स प्लस बायस जो आएगा वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो अब इससे जो यहाँ पर तो हमने प्रिंट करा दिया ना, अब वही चीज जो है अगली लेयर अगले जो न्यूरॉन है उसकी इनपुट बन गई है, ठीक है। उसके जो वेट्स हैं उनके साथ ये चीज मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और जैसे आपने देखा कि ये दोनों मैट्रिसेस हैं तो वही ट्रांसपोज लेंगे पहले हम, ठीक है। ये देखें ट्रांसपोज को मैंने फंक्शन को कॉल किए, ठीक है, और उसके बाद मैंने जो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया जो कि हमारी पहले लेयर, अब ये जो है इनपुट थी ना, इनपुट को आपने ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के साथ जो कि वेट्स का था उससे मल्टीप्लाई किया या डॉट प्रोडक्ट लिया, उसके अंदर जो जो आपके नेक्स्ट न्यूरॉन का बायस था वो ऐड किया, ठीक है, और उससे भी आपको एक आउटपुट मिल गई, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि एक न्यूरॉन से जो आपकी आउटपुट आई वो अगले की इनपुट बन गई और वहां से भी आपको एक आउटपुट मिल गई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब हम डेंस लेयर्स और वो सारी की कोडिंग करेंगे, ठीक है, और फॉरवर्ड प्रोपेगेशन को देखेंगे और एक स्पाइरल नॉन लीनियर डेटा सेट को देखेंगे कि उस पे जो है वो कैसे ट्रेन करते हैं, क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जो हमने लेयर्स आपस में इंटरकनेक्ट की हैं, तो फर्स्ट लेयर की जो इनपुट्स थी उनमें हमने वेट्स ऐड किए और बायस ऐड किया, फिर उसे एज अ उसमें से जो आउटपुट लिखी उसे एज अ इनपुट दे दिया सेकंड न्यूरॉन को, ऐसे किया हमने। यस। ओके मैम, थैंक्स। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेंस लेयर्स, ठीक है। डेंस लेयर का मतलब ये है कि मतलब अभी तो हम एक एक न्यूरॉन बना रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पर एक न्यूरॉन के लिए पहले वेट्स वगैरह और इनपुट्स वगैरह लिखे, फिर उससे जो आउटपुट आई उसे अगले जो है न्यूरॉन को दे दिए। अब हम जो है पूरी पूरी लेयर कोड करेंगे, ठीक है, और फॉरवर्ड फॉरवर्ड प्रोपेगेशन को देखेंगे कैसे होगी, और ये सब कुछ हम करेंगे एक नॉन लीनियर डेटा सेट पे। तो आपने क्या किया कि NNFS जो आपकी लाइब्रेरी थी उसे इंपोर्ट किया, और क्यों किया, क्योंकि वहां से हमें स्पाइरल जो डेटा था वो चाहिए था, ठीक है। साथ में numpy को तो हम यूज कर रही थे पहले से, वो है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब या उसको इसलिए आपने इंपोर्ट किया ताकि आप जो है अपने डेटा को देख सकें कि वो किस तरह का दिखता है, ठीक है। ओके, मैं पहले पीछे से जो हमारे रन नहीं होएगा उन्हें रन कर लेती हूँ। ओके, 1 मिनट दें मुझे। ओके, यहाँ पर मैम मैं पिछले से रिलेटेड ना कुछ ऐड करना चाहूंगी, इफ यू अलाउ। यस मैम। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने वेट्स एंड बायसेस को खुद से इनिशियलाइज करवाना है, सो हम क्या वैल्यूज लेंगे और किस तरह करेंगे। सो अगर हम देखें तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम रैंडम इंटीजर्स की कमांड को यूज करके और वेट्स को इस तरह भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि जब भी हम उसको रन करेंगे वो मॉडल ऑटोमेटिकली खुद ही रैंडम इंटीजर्स को उठाएगा, और हम रेंज को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए। सो ये भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है खुद इनिशियलाइज करवाने से पहले। जी बेसिकली इन एल्गोरिथम्स में एक्सपेक्टेड ये है कि आप रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज करो। यस सर। ठीक है, अगर आप सेम वैल्यू लेते हैं तो आपका एल्गोरिथम सही काम नहीं करेगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा ली, ठीक है, numpy को इंपोर्ट करा लिया, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करा लिया, वहां से जो स्पाइरल डाटा आया उसमें मैंने सैंपल्स बता दिए, ठीक है, और क्लासेस बता दी कि मेरी 3 क्लासेस होंगी जो रेड ब्लू ग्रीन और वहां पर होगी, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और वाई जो है वो उस कोऑर्डिनेट का जो जो लेबल है वो है, ठीक है। हम इसे देख लेते हैं विजुअलाइज करके कि वो कैसा दिखता है। ये आपका स्पाइरल डेटा है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसमें 1 हॉट इनकोडिंग भी की है, बट उसे हम थोड़ी देर तक देखते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा डेटा है ये किस तरह से है। इसे प्लॉट मैंने इस तरह की है
कि जो आपका एक्स में जितने भी, देखें एक्स जो है ना वो आपके पास यहाँ पर रिडंडेंट हो गया। मैं इसको एक तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से एक्स जो है ना वो आपका सिर्फ उसके अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सोचती हूँ कि 2 ही रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये आपकी एक्स है और वाई आपका जस्ट एक है, सॉरी 2 है क्योंकि आपके पास 2 वहां पर रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट, और इसी तरह यहाँ पर भी आपका इसी तरह है। यानी ये जो आपके जैसे आप कहते थे ना ग्राफ्स में आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बिल्कुल उस तरह का डेटा आपको दिया गया। और वो जो पॉइंट है जो कि एक्स और वाई, ऑफ कोर्स जैसे आप लेट से अगर ग्राफ है आपके पास इस तरह, तो आप इस पॉइंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसे एक्स को वाई से लिखते हैं। तो ये आपको दिया गया है और फिर बताया गया कि ये वाला जो पॉइंट है ये रेड है, ये ग्रीन है या ये ब्लू है, ठीक है, या 0 1 2 जैसे उन्होंने हमें फिलहाल के लिए लेबल्स ये दिए हुए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसे इसकी 1 हॉट इनकोडिंग कर लूंगी, ठीक है, और उससे डेटा किस तरह का हो जाएगा, एक्स तो उसी तरह का रहेगा, ठीक है, या एक्स होगा या वाई, एक्स वाई, ठीक है, ये उसी तरह का रहेगा। जो आपका वाई है, ठीक है, वो पहले था आपका यहाँ पर लेट से 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी मैं एक और ले लेती हूँ। उसके बाद अगर जब मैं इसकी 1 हॉट इनकोडिंग करूंगी तो ये क्या करेगा, एक सेकंड दे मुझे, यहाँ पर ये आपके जितने लेबल्स हैं उसको बना लेगा। जैसे लेट से 3 है ना, तो हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 आ जाएंगे, ठीक है। लेट से 1 है, अब 1 पे ये 1 इंडेक्स पे 1 रखेगा, बाकी सब पे 0 कर देगा। यहाँ पर 0 है तो यहाँ 0 पे 1 करेगा, बाकी सब पे 0, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 करेगा, बाकी सब में 0। यानी ये आपके कॉलम्स को एक तरह से आप कह लें कि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और ये बता रहा है कि आपका कौन सा लेबल है, ठीक है। यानी इसमें पहले जो है वो 0 1 और 2 कैटेगोरिकल आप कह लें कि क्या कहते हैं उसे, इनकोडिंग आप कह लें वो थी, बट अब मैंने इसे 1 हॉट इनकोडिंग कर लिया। और ये क्यों किया, अपनी ईज के लिए की है, ठीक है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने क्यों की थी। तो अगर आप अपने डेटा को देख लें कि वो किस तरह से होता है, किस तरह से नजर आता है, ठीक है, तो आपके एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और उसके बाद क्लास 0, ठीक है, क्लास 1 क्लास 2, ये 3 1 हॉट इनकोडिंग ने बनाई है या 1 हॉट इनकोडर ने बनाया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर मैंने लिया BRG, ठीक है, ये याद रख लें। अब जो आपका यहाँ पर देखिए ये 0 0 है, ठीक है, यहाँ पर आप आए लेट से ये आपका 0 0 है, तो ये आपको ब्लू में नजर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है क्लास 0 आपकी ब्लू है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह रही, ठीक है। अब आप थोड़े से और देख लेते हैं, या 0.-2.5, ओके, यहाँ पर और हमें इंफॉर्मेशन नहीं शो रही। बस ये मेरा कहने का मतलब था कि आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लेबल्स दिए गए थे, उनकी हमने 1 हॉट इनकोडिंग कर लिया, और उस 1 हॉट इनकोडिंग ने आपको और कॉलम्स बना दिए, जितने आपके क्लासेस थे उतने कॉलम्स बना दिए, और 1 और 0 उनमें स्टोर कराया है, 1 वहां पर स्टोर कराया जो उसका एक्चुअल लेबल है, ठीक है, और बाकी जगह तो 0 ही है यानी फॉल्स है। ओके, यहाँ पर अब हमारे पास आती है डेंस लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ बात एक्सप्लेन की थी, उसे हम एक दफा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैंने डेंस लेयर की बात की थी, कहाँ पर है, ओके, डायमेंशन ऑफ वेट्स जो है वो इतने हैं, ठीक है। एक मिनट दे मुझे, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ना हर डेंस लेयर के पास, जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि उसके पास वेट्स और बाइसेस होते हैं, ठीक है, और उसकी एक कोई आउटपुट भी होती है। अब क्या है कि जब कोई भी डेंस लेयर आप इसको इनिशियलाइज करेंगे तो आपको पता है कि उसके वेट्स और बाइसेस होंगे। अब जैसे मैम ने बताया कि आप उसे रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं
कि यहाँ पर मैंने n न्यूरॉन और n इनपुट क्यों दिए। ये जो है ये आपको बताता है कि कितने आपके नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पर कितने होने चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि वेट्स, ठीक है, वेट्स का ये न्यूरॉन्स और n इनपुट से क्या ताल्लुक है। मैं इसका मतलब ये हो सकता है कि रेंज हमने शायद बताई यहाँ पर कि न्यूरॉन्स से स्टार्ट हो और एन इनपुट्स तक की रेंज होनी चाहिए रैंडम नंबर की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपको ये भी इनिशियलाइज कराना पड़ रहा है कि आपकी वो किस तरह से उसकी डायमेंशंस किस तरह की होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो उसकी रोज होती है वो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जितनी होती हैं और जो उसकी इनपुट्स होती हैं, ठीक है, वो जो होती हैं वो आपके अंदर जो वैल्यूज होती हैं हर जो जैसे लेट से न्यूरॉन 1 है तो उसके अंदर उसके पास कितने वेट्स होंगे जितने उसके पास इनपुट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपने रैंडम इतने जो है वो ले लिए, ठीक है, और उन्हें 0.01 से मल्टीप्लाई करा लिया ताकि जरा आप उनकी वैल्यू को स्केल करें, ये कह लें। फिर उसके बाद जब आपको वेट्स आते हैं तो आपको पता है कि क्योंकि वो मैट्रिसेस होते हैं या इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो आप जो है उसको उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है आपको। ठीक है, ताकि वो ही बात है काफी दफा रिपीट की है कि वो आपके जो वेट्स है वो सही जगह पे आ जाए। ठीक है, क्योंकि पहले वो रो वाइज स्टोर हुए हुए थे, तो अब जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो कॉलम वाइज आ जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन का अपना जो आंसर है वो सही मिलेगा, वो सही वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद जो आपके बाइसेस हैं वो आपने फिलहाल के लिए np डॉट जीरोज ले लिया और उसकी डायमेंशन जो है वो आपने जो एक ही रो ली है, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूरॉन जितने जो है उसके अंदर आपने बायस लिए हैं कि क्योंकि हर न्यूरॉन का एक एक बायस होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एक और फंक्शन है वो है फॉरवर्ड। अब इनिट फंक्शन क्या करेगा और फॉरवर्ड वो मैं बताती हूँ। ठीक है, पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। फॉरवर्ड जो है वो क्या करता है कि ऑफ कोर्स आपको आपकी इनपुट देता है, सॉरी आउटपुट देता है। तो अगर आपने एक वेरिएबल बना लिया सेल्फ डॉट इनपुट जो कि इसी क्लास का आप कह लें कि ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा कि जो आपके अभी इनपुट्स जो जो आए हैं, ठीक है, यहाँ से जो फंक्शन, सॉरी, यहाँ से जो फंक्शन के अंदर इनपुट्स आए हैं वो वेट्स जो आपके पहले इनिशियलाइज हो चुके थे उनके साथ मल्टीप्लाई करेगा, उनका डॉट प्रोडक्ट लेगा और उनके साथ जो बाइसेस जो आपने इनिशियलाइज करा दिए थे उसको ऐड करेगा और उसे सेल्फ डॉट आउटपुट्स के अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो अब जब आप अपनी डेंस लेयर को कॉल करते हैं तो क्या होता है, या उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी। लेट्स सी, मैंने कहा कि पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया D1 के नाम से, ठीक है, और मैंने इसे कहा कि मेरे जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो पहले मैंने 2 × 3 ली थी, ठीक है, और जो मैंने न्यूरॉन लिए थे वो 3 लिए थे ना। तो मैं क्या लेती हूँ कि मेरी जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो हमारे पास 3 है, ठीक है, और जो आपकी जो आपके इनपुट्स कितने इनपुट्स आएंगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रही हूँ, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर न्यूरॉन आने चाहिए, सॉरी। लेट्स से कि मैं एक ऐसा वो बनाती हूँ कि उसमें नेटवर्क बनाती हूँ कि उसमें जो है आपकी इनपुट के अंदर 3 न्यूरॉन हो, ठीक है, यहाँ पर 2 × 3 वाला ही डेटा है आपके पास, ठीक है, और आखिर में यहाँ पर 2 न्यूरॉन। ठीक है, अब मैंने ये वाली हिडन लेयर बनानी है तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी D1 डेंस, ठीक है, ये मैंने उसको उसको उसका ऑब्जेक्ट बनाया पहले, और फिर जो इनिट का फंक्शन है वो आपका कंस्ट्रक्टर है, यानी वो हर वक्त हर दफा कॉल होगा जब आप डेंस लेयर बनाएंगे या डेंस वाली क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो डेंस क्या करेगा, सबसे पहले आपसे 2 चीजें लेता है, एक इनपुट्स लेता है, एक न्यूरॉन्स लेता है। अब इनपुट्स जो है वो आपकी डायरेक्ट 3 आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और जो आपके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है वो कितने हैं, 2, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब ये डेंस लेयर जो है वो क्या करेगी, अब यहाँ से आपके वेट्स बनाएगी। लेट्स से W1 उसने बना लिया, अब उसकी उसकी जो डायमेंशन है वो देखें कि इसकी डायमेंशन होगी 2 × 3, क्योंकि 3 इनपुट्स आ रही हैं तो यहाँ पर हर दफा उसके लिए 3 3। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक चीज मैं वेरीफाई कर लूँ।
ठीक है, यहाँ पर आपको दो न्यूरॉन के वेट्स मिल गए, ठीक है। ये N1 के लिए का वेट था और ये N2 का वेट था। उसके बाद यहाँ पर जो जो इनपुट्स आ रही हैं उनमें से हर एक दफा आपको 3 मिलेंगे, ठीक है। यानी इसको भी 3 मिलेंगे, यहाँ से 3 इसको भी जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से 3 इसको भी जाएंगे। तो आपके जो वेट्स वाली अरे होगी उसके अंदर इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होगा 2x3 का, ठीक है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद जो बायसेस है वो जस्ट उसकी लेंथ जो होगी वो नंबर ऑफ न्यूरॉन जितनी होगी, ठीक है। और जब आपके वेट्स और बाइसेस हो जाएंगे तो आप अपना फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास देखें, आपके पास आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड का जब फंक्शन कॉल करेंगे तो आप उसे इनपुट्स प्रोवाइड करें, वो इनपुट्स लेगा। ऑब्जेक्ट पहले का बना होगा, ऑब्जेक्ट पहले के बनने का मतलब है कि उसे वेट्स और बाइसेस उसके पास होंगे, वो उनके साथ आपको उनको मल्टीप्लाई करेगा, उन्हें ऐड करेगा। सॉरी, मल्टीप्लाई करने का मतलब है डॉट प्रोडक्ट लेगा, देन बाइस को ऐड करेगा और फिर सेल्फ डॉट आउटपुट्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देगा। तो डेंस वाली जो क्लास है वो सबको क्लियर है कि मैंने क्यों बनाई और किस तरह की जो है मैंने इसके अंदर क्यों वेट्स को ये रखा। मैम ये डेंस एनपी डॉट जीरोस क्या कर रहा है, ये जीरोस का क्या मतलब है यहाँ पे, फंक्शन जो है जीरोस जो सर, ये वन। आपके अंदर ना उसको वो क्या कहते हैं, डायमेंशंस प्रोवाइड किए, ये आपके 1D अरे बना के देगा, ठीक है। और np डॉट जीरोस का मतलब है कि आपने जीरोस वाली एक अरे बना दी। ओके ओके। मैम इसमें हमने इसमें इनपुट्स दिए और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स दिए हैं, इसने हमें वेट बताया कि क्या हो सकते हैं। हाँ, उसने आपके वेट्स, फिर उसने पहले है देखा ना। कि कितना वेट की डायमेंशन कितनी होगी, वेट्स वाली जो अरे होती है उसकी डायमेंशन कितनी होगी, उतने रैंडम नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन से उसने वहां से जो है इंटीजर्स लिए और उसके अंदर फिट कर दिया, उन्होंने बाद में मल्टीप्लाई भी कर लिया। मैम जो इसमें फंक्शन है एनपी डॉट रैंडम, रैंडम हमें नंबर जनरेट करके देता है और रैंड एन जो है वो हमें रॉज और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करके ठीक से देता है ना। रैंडम जो है वो नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके। अच्छा, सबको समझ आ गई। फिर हमारे पास एक रीलू एक्टिवेशन फंक्शन आता है और हम उसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा होता है हमारे पास, ठीक है। रीलू एक्टिवेशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0, x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लेट से अगर आप इसे कुछ भी देते हैं, ठीक है, लेट से कोई अरे देते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा कि जो जीरो से लेस होंगे उन्हें जीरो कर देगा, ठीक है, और जो आपके जीरो से ग्रेटर होंगे उन्हें तो वो ही रखेगा। इसका मतलब है कि जो इसका अगर आप ग्राफ बनाए तो ये इस तरह से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, फॉरवर्ड जो है इसके पास कुछ इनपुट्स आए, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि जो रीलू एक्टिवेशन फंक्शन है उसे इनपुट्स कहाँ से आएंगे। क्या मैम हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, क्योंकि हमने जब उसको डेंस वाले को कॉल किया तब ऑब्जेक्ट बनाकर उसको करा था, काम कर लिया था, उसके बाद हम इसको कॉल करेंगे क्योंकि हमारे पास जब वेट्स भी होंगे और बाइसेस भी होंगे और इनपुट और वो तो है ही हमारे पास। जी। हाँ, तो उसके बाद आपने ना जब जब आप डेंस लेयर की आपके पास आउटपुट भी आ जाएगी, सेल्फ डॉट आउटपुट, तो फिर अब आप इसका मतलब है वेटेड सम ऑफ इनपुट्स प्लस बाइस आपको आपको आ गया, ठीक है। अब आप उसे एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर फिट करेंगे या उसे देंगे ताकि वो आपको जो है अपना आउटपुट दे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक्टिवेशन फंक्शन को भी यूज करेंगे, तो वो यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है सॉफ्ट मैक्स। अब यहाँ पर दो एक्टिवेशन फंक्शन की बात हुई है, एक रीलू की और एक सॉफ्ट मैक्स की। अब सॉफ्ट मैक्स की बात क्यों की गई है उसको हम देख लेते हैं। जब आपका जो रीलू एक्टिवेशन फंक्शन है वो यूज होता है हिडन लेयर्स में, ठीक है, और जो आपका सॉफ्ट मैक्स है वो यूज होता है आपकी प्रोबेबिलिटीज को आउटपुट करने के लिए। यानी उससे लेट्स से कि मैं कोई क्लासिफिकेशन कर रही हूँ जिसमें मैंने देखना है कि ये जो मैंने इमेज दी है ये कितने परसेंट कैट की है और कितने परसेंट डॉग की है। तो आप जब जब उस पे सॉफ्ट मैक्स को देखेंगे तो वो क्या करेगा, लेट से मैंने उसे कैट की इमेज दी तो वो मुझे जो कैट वाला लेबल होगा उसके लिए 0.99, लेट से फॉर एग्जांपल अगर बहुत अच्छा है
बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन करता है हमारा मॉडल, तो वो क्या करेगा कि आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई प्रोबेबिलिटीज दे देगा, ठीक है, कि कैट होने का चांस कितना है और डॉग होने का चांस कितना है, तो ऑफ कोर्स जिसका चांस ज्यादा होगा हम उसे कहेंगे कि ये है वो। उसके बाद यहाँ तक रीलू एक्टिवेशन फंक्शन, और उसके अंदर एक ही फॉरवर्ड वाला फंक्शन था जिसे हमने इनपुट्स दी जो कि हमारे पास ऊपर डेंस लेयर से आएंगी, तो उसने क्या किया कि पहले तो वो उन इनपुट्स को सेव कर लिया, ठीक है, अपने पास, और फिर उसके बाद जो है एनपी डॉट मैक्सिमम और वही जीरो और सेल्फ डॉट इनपुट्स, यानी ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0, ठीक है, ये बिल्कुल वही वाली बात कर रहा है, और फिर उससे जो आउटपुट आ रही है उसे भी वो सेव कर लेता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक कम से कम रीलू तक समझ आ गई होगी, किसी को नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है इससे रिलेटेड। मैम ये मैम मैक्सिमम थोड़ा क्लियर कर देगा। मैक्सिमम जीरो तो सही समझ आया कि वो माइनस वाले को तो जीरो कर देगा, लेकिन इनपुट्स दे रहे हैं तो वो उसको वैसे के वैसे ही रहने देगा। अगर जीरो से लेस है ना, लेट से यहाँ पर जीरो से लेस आ जाए, तो आप मुझे बताएं जीरो और -1 के अंदर कौन सा ज्यादा बड़ा है? ऑफ कोर्स जीरो, तो फिर वो उसे जीरो कर देगा, यानी जब भी कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो वो उसे जीरो कर देगा, बट जब कोई पॉजिटिव नंबर आएगा ऑफ कोर्स वो जीरो से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, तो वो उसे कर देगा, वो ही रहने देगा, ठीक है, उसे जीरो नहीं बनाएगा। ओके। फिर उसके बाद आपके पास सॉफ्टमेक्स का फंक्शन आता है, रीलू को हम हिडन लेयर्स में यूज करेंगे, ठीक है, और सॉफ्टवेयर को हम आउटपुट जो हमारी लेयर होगी उसके अंदर यूज करेंगे, तो इसके अंदर आपको एक फंक्शन नजर आ रहा होगा वो उसी तरह फॉरवर्ड का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पिछले एक्टिवेशन फंक्शन में आपको इनपुट्स आपने उसे प्रोवाइड की फॉरवर्ड वाले फंक्शन को, तो यहाँ पर भी आपको इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि लेट्स से कि आपके पास ये जो है वो PRG, ठीक है, हमारा ये इसी तरह का कुछ डेटा था, ठीक है, और हमारे पास जो लेबल्स हैं एक्चुअल में वो है हमारे पास ये वाले, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से यहाँ पर ना कुछ प्रोबेबिलिटीज सॉरी इनपुट्स आएंगी, ओके, ठीक है। अच्छा चलिए हम इसको रहने दें, इनपुट्स आ गई, ठीक है, आपके पास लेट से आपके पास 0.70 आ गया, या रहने दें इसे भी, हम डिजिट्स ही ले लेते हैं ताकि हमें प्लस माइनस करने में आसानी हो। 3, 2, 11, 12, 13, 14, ठीक है, लेट्स से ये आपकी इनपुट्स थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने जो आपकी इनपुट्स आई हैं उसमें से उन्हीं का मैक्स लिए, ठीक है, जो कि उस जो आपकी रो थी जब एक्सेस 1 होता है तो आप इस तरह से देखते हैं, ठीक है, तो जो आपकी उसमें अभी मैक्सिमम है, ठीक है, आपने उससे ले लेना है, ठीक है, और कीप डेम्स इक्वल टू ट्रू क्यों किया उसे मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप कीप डेम्स इक्वल टू ट्रू नहीं करेंगे तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आप देखें कि 3 और इन सब में से मैक्सिमम है 11, ठीक है, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये 1D अरे बन रही है, ठीक है। अभी अभी हमने अज्यूम किया कि हमने कीप डेम्स को ट्रू नहीं किया, अभी वो फॉल्स ही। फिर यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम देखें तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 21। अब एक एक फिनोमिना आता है, वो क्या होता है कि आपको अब अगर आप इसे देखेंगे ना 3, 12, 19, इसमें से अब यहाँ पर 2, 11, सॉरी मुझे एक दफा लिखने दे, 14, 20 और 21, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब अगर आप इसमें से एक 1D अरे को माइनस करें जो कि 11, 14 और 21 इस तरह से स्टोर है, ये क्या करेगा जब आप numpy को ये देंगे तो ये क्या करेगा, इसे इस तरह से डुप्लीकेट करेगा, इसे कहते हैं आप ब्रॉडकास्ट टेबल, ठीक है। एक दफा मैं फिर से लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे ना वो क्लियर नहीं शो हो रहा था।
अच्छा, यहाँ पर आपने जब इसके मैक्सिमम से माइनस करना था, ठीक है, और वो अरे जब आप कीप डेम्स इक्वल टू ट्रू नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको 1D अरे देगा, और 1D अरे क्या करेगा, पहले इसका मैक्सिमम लेगा, यहाँ से 11 आया, फिर 9 आया और फिर 3 आया। अब जब आप इन दोनों का माइनस करेंगे तो ये ब्रॉडकास्टेबल का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, इन दोनों को पहले डुप्लीकेट कर लेगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना था, आपने इसमें से माइनस करना था, ठीक है, 11, यानी इसमें से अब आपने सब इन सब में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें मैक्सिमम देखा, आपने इसको भी 11 से माइनस करना था, आपने इसको भी 11 से माइनस करना था, ठीक है, और इसको भी 11 से माइनस करना था। अब अगर आप कीप डेम्स इक्वल टू ट्रू नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये आपका देखें, ये क्या करेगा, 8 को तो 11 से माइनस करेगा, बट 2 को 9 से माइनस करने लग जाएगा, और 11 फिर 11 है उसे 3 से, सॉरी हाँ 3 से जो है माइनस करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कीप डिम्स इक्वल टू ट्रू जब हम करते हैं तो फिर अब हम उसे देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। ओके, जब कीप डिम्स इक्वल टू ट्रू करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपका डेटा इस तरह से स्टोर करेगा, यहाँ पर 11 था, यहाँ पर 9 था, और यहाँ पर क्या था आपके पास 3, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि आपका जब डेटा इस तरह से स्टोर होगा, फिर उसके बाद जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये अब आपके देखें ये किस तरह से करेगा, 8 2 11 9 2 4 2 3 1, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये 11, फिर 11 को करेगा 9 और 3, 11 सॉरी 9, सॉरी मैं गलत लिख रही हूँ, 1 मिनट मुझे दें। यहाँ पर भी 11 होगा, यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी 11, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब वो रो वाइज चल रहा है इस तरह से। पहले क्या हो रहा था, जब आपकी ब्रॉडकास्टिंग हुई वो इस तरह से आपकी और रोज ले रही थी, जिसकी वजह से आपका डेटा गलत तरह से ब्रॉडकास्ट हो रहा था। अब जब आपने कीप डेम्स इक्वल टू ट्रू किया तो उसने 2 डायमेंशनल अरे बनाई, और फिर जब ब्रॉडकास्टिंग हुई तो वो सही तरह से हुई, ठीक है। यानी ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है अपने आप को वो डुप्लीकेट कर रहा है, एंड देन आपकी सब्ट्रैक्शन हो रही है, वो सारा जो आपकी 2D अरे बन रही है, और वो किस तरह से वो उसकी क्या देखता है कि अच्छा ये तो आपके सब्ट्रैक्शन होनी है, ओके, यहाँ पर जो है इसकी क्या कहते हैं डायमेंशन जो है वो इतनी नहीं है, तो फिर आगे उसका क्या करना है वो सारा कुछ उसमें आता है। तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, देन 3 3, और अब जो है आपका काम सही हो रहा है, इसलिए आपको कीप डेम्स इक्वल टू ट्रू लिखना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने, अब उन्होंने ये काम किया क्यों था, माइनस किया क्यों था, क्योंकि हमने सॉफ्टमैक्स का अगर हम जो है फंक्शन देखें तो कैसे होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेट्स से ई पावर आई, ठीक है, इस तरह से कुछ उसका फंक्शन होता है। अब आप देखें कि जो ये है ई, इसकी वैल्यू आपने देखी होगी, ये सिमिलर टू 2 पॉइंट पता नहीं कितने इस तरह से कुछ आती है, 7 1 8 2 8 आई गेस। तो आप अब एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करें, और सॉफ्ट मैक्स हर दफा जब जब आपकी एक दफा फॉरवर्ड प्रोपेगेशन हो गई, देन यहाँ पर जो आउटपुट न्यूरॉन होगा उसमें फिर सॉफ्ट मैक्स लगेगा, फिर वो बैक प्रोपेगेशन होगी, देन फिर आपके यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर ये एक ऐसा टास्क है जिसमें आपको ये खतरा होता है कि आपका जो है वो बहुत बड़ी वैल्यूज ना आ जाए, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यूज आने की वजह से आपका जो है वो मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं होता, वो कन्वर्ज नहीं करता, वो आपको अच्छी एक्यूरेसी नहीं देता। तो इसलिए आपने पहले थोड़ा सा उनको उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को माइनस किया, ठीक है, और बाद में आप उससे उससे पावर कैलकुलेट करें, ठीक है। np.exp क्या करते हैं, ई की पावर जो भी वैल्यू आप इसे देंगे वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका कैलकुलेट हुआ वो ये हुआ कि लेट से माइनस करने के बाद यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका -0.5,
कुछ भी इस तरह से आपकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि np.exp जो है वो आपकी एक वैल्यू को लेगा, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल कॉल कर लेगा, ठीक है। ये काम बस इतना सका है। उसके बाद आपने ऑफ कोर्स जब आप उस पे सॉफ्टमैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपने उसे बाकी सब के सम से जो है वो डिवाइड भी करना होता है। तो उसके लिए आपने एक्सपोनेंशियल जितनी भी वैल्यूज हैं, ओके, यहाँ पर e पावर 0 आ जाएगा, ठीक है, सबके साथ e की पावर लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो जो भी आपका ये मैट्रिक्स है इसको आप इन सब के सम के साथ जो है वो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपको वो एक्सपोनेंशियल जितनी भी वैल्यू थी वो आई, ठीक है। आपने उनको x इज इक्वल टू 1 के की तरह जो है इस तरह से आपने उनका सम कैलकुलेट किया, ठीक है, और फिर आप उन्हें जो है वो डिवाइड करें, यानी इस इधर से जो लेट से x सम आया तो आप इन सबको x से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये काम होगा। और आखिर में जब आप उन्हें लेट से इसका फंक्शन मैंने लिखा था f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर i, ठीक है, लेट से ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो जब यहाँ से जो आउटपुट आती है वो आपकी प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो सॉफ्टमैक्स की जो आउटपुट है वो क्या होगी, आपकी प्रोबेबिलिटीज होगी। ओके, सो आई होप कि ये वाली बात यहाँ तक समझ आई होगी कि मैंने क्या काम क्यों किए। तो किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं सॉफ्टमैक्स के बारे में। मैम ये जैसे हमने रीलू इम्प्लीमेंट किया मैक्सिमम निकालने के लिए, ये हमने किस लिए इम्प्लीमेंट किया और इसका फंक्शनैलिटी क्या है? अच्छा, रीलू जो है ना वो हम हिडन लेयर्स के अंदर यूज करेंगे, बट जो सॉफ्ट मैक्स है उसे हम आउटपुट लेयर के अंदर यूज करेंगे। दोनों एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है। दोनों को हमने इसलिए इम्प्लीमेंट किया क्योंकि एक को हम हिडन लेयर के अंदर यूज करेंगे और एक को आउटपुट लेयर के अंदर। फिर उसके बाद अब हम देखें नॉर्मल सी फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करें, ठीक है। उसमें क्या किया कि हमने पहले अपना डेटा ले लिया जो भी था, एक सेकेंड दे मुझे, ओके। यहाँ पर हमने क्या किया कि अपने डेटा को लोड कर लिया, ठीक है, या जो भी वो स्पाइरल डेटा जो था, ठीक है, उससे एक्स और वाई आपको मिल गया। उसके बाद आपने एक डेंस लेयर क्रिएट की है जिसके अंदर दो आपके फीचर्स जाएंगे और आपके जो न्यूरॉन होंगे वो होंगे 3। देन यहां से जैसे मैंने आपको बताया कि डेंस लेयर से आपके क्या आता थे, वेटेड सम ऑफ इनपुट्स प्लस बाइस। तो उसके बाद अगली लेयर क्या होगी, हमेशा एक्टिवेशन फंक्शन। देन उस एक्टिवेशन फंक्शन से जो आउटपुट आएगी वो अगली लेयर की क्या बन जाती है, इनपुट। इसलिए आपने एक और डेंस लेयर लगा ली। अभी सिर्फ हम मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। इन पे फॉरवर्ड वाला वो जो फंक्शन है वो हम कॉल करेंगे जब जो जो अगली जो डेंस लेयर थी, ठीक है, उससे उससे जो आउटपुट आएगी उसको आप सॉफ्टमैक्स को दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका सारा मॉडल है। यानी अगर आप इसे विजुअलाइज करें तो ये कैसे बनेगा, पहले आपके कितने न्यूरॉन है, ठीक है, 2 इनपुट फीचर है, ठीक है, ये आ गया। देन आगे से 3 आपके आ गए, ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, ठीक है। ये यहाँ तक आपका ये काम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से आगे जो आउटपुट आएगी वो कहाँ पे जाएगी, रीलू के पास, ठीक है, यानी एक्टिवेशन फंक्शन के पास। सर मैम वहाँ तो हमने उसको पास ही नहीं करी है, डेंस वन को पास तो नहीं किया है, तो कैसे जा रही है उसके पास? अच्छा सर, ये यहाँ तक जो है ना, ये जस्ट आप अपनी लेयर का स्टैक बना रहे हैं, या आप ये कह लें कि एक के बाद एक लेयर देख रहे हैं कि उसके, अच्छा इसके बाद मैं ये लेयर कॉल करूंगा, ठीक है। इनिशियलाइज करा है, अभी कॉल नहीं किया आपने, उनको डेटा नहीं दिया कि कुछ करें, ओके। जस्ट क्या बताया, न्यूरॉन बता दिए। इधर आपने उसे जस्ट इनिशियलाइज कराया, इधर भी न्यूरॉन शिप वगैरह बता दिए, ठीक है, ताकि वो वेट्स को इनिशियलाइज करा ले। और यहाँ पर आपने बस उसे उसका जो है वो इनिशियलाइज ही करवाया। यहाँ से जो रीलू की आउटपुट आएगी उससे आप क्या करेंगे, उसे एक और डेंस लेयर को दे देंगे जिसमें 3 आपकी इनपुट्स आएंगी यहाँ से।
अच्छा, थोड़ा सा ये मेसी हो गया है। ठीक है, यानी क्या मतलब है कि इसके अंदर 3 इनपुट्स आएंगी। ठीक है, ओके, यहाँ पर मुझे 3 एक और भी न्यूरॉन चाहिए। इसकी इनपुट यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी और यहाँ से भी आएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर एक ये जो है ये मेरा क्या है, फुली कनेक्टेड लेयर है, यानी हर जो आउटपुट है वो हर न्यूरॉन के पास जा रही है। फिर उसके बाद आपका यहाँ से आगे लगता है सॉफ्ट मैक्स, उसे मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। सॉफ्ट मैक्स इधर भी लगेगा। ठीक है, अच्छा, अभी वो हमने पास नहीं किया। यहाँ से आपके पास ये सारी चीजें सॉफ्ट मैक्स को पास कर दी जाएंगी। तो आप अब देखें कि अब हम डेटा किस तरह से पास करेंगे। ठीक है, अब हम आगे जो है वो उसका फॉरवर्ड वाला फंक्शन यूज करें, और फॉरवर्ड को हम देते थे अपनी इनपुट्स। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर आपके पास पहले डेंस लेयर थी, डेंस लेयर क्या आपने फॉरवर्ड कॉल किया और उसे एक्स दे दिया। एक्स क्या था, आपके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स थे, इसके अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्टोर हुए थे। तो आपने वो अपनी पहली लेयर को वो चीज दे दी। फिर उसके बाद आपने एक्टिवेशन फंक्शन कॉल किया, और डेंस क्योंकि आपके जो है आउटपुट सेट करके आता था, तो डेंस 1 के जो डॉट आउटपुट्स या उसके जो आउटपुट्स थे, ठीक है, जो कि आपने डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किए, वो आपने दूसरे एक्टिवेशन फंक्शन जो कि रीलू था उसे पास कर दिया। एक्टिवेशन 1 जो था वो रीलू था। ठीक है, यहाँ से एक्टिवेशन 1 भी जो है वो अपने आउटपुट्स जो है वो सेट करके आएगा, तो आप उसके डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे क्योंकि आप क्लासेस यूज कर रहे हैं, तो वो आपको उसको उधर से एक्सेस करेंगे और उससे जो है अगली डेंस लेयर को पास कर देंगे। यहाँ से जो जो यहाँ पर जब फॉरवर्ड जो है फंक्शन कॉल होगा, तो आपके आउटपुट्स फिर वहां पर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बाद में उन्हें डेंस 2 डॉट आउटपुट्स के साथ एक्सेस करेंगे। ठीक है, और ये जो जब एक्सेस कर लेंगे तो उन्हें पास कर देंगे जो आपकी दूसरी एक्टिवेशन थी, यानी आप उसे पास कर देंगे सॉफ्ट मैक्स को। और सॉफ्ट मैक्स जो है वो एक्टिवेशन 2 थी। ठीक है, उससे कुछ आउटपुट्स आएंगे, उनको जो है हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, प्रिंट कराने से पहले और इसे रन करके देखने से पहले हम क्या करते हैं कि हम एक्यूरेसी भी देख लेते हैं। अब देखें, चले एक्यूरेसी को मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ ताकि हम उसे आगे देख लें। पहले हम ये विजुअलाइज करा लेते हैं कि वो दिखता कैसा है। ठीक है, जब आपने उस पे अपने हर जो आपका हर सैंपल के ऊपर आपने जब ये सारा अपना जो भी जो डेटा था वो उसको दे दिया। ठीक है, तो जो आपकी आउटपुट आई वो कुछ इस तरह से आई। ठीक है, यानी हर एक की प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, अंदर गिवन है। ये जी की चने कर लें, ये आर की कर लें, सॉरी बी की कर लें, आर की कर लें और जी की कर लें। ठीक है, अब ये जो है ये हर एक की प्रोबेबिलिटीज है, बट आप देखें कि ये नॉर्मली मतलब एक दूसरे के इक्वल ही है। तो इसका मतलब है कि अभी जो आपका न्यूरल नेटवर्क या जो आपने नेटवर्क बनाया था, ठीक है, उसकी वो जो है वो इतनी अच्छे तरीके से वेट्स यूज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं वो तकरीबन इक्वल आ रही हैं, और ये तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, बट ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी कि आपका जो है न्यूरल नेटवर्क वो किस तरह काम कर रहा होता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पिछली वर्कशॉप में बताया था कि आपका किस तरह से जो है वो उसकी प्रिडिक्शंस हो रही होगी। तो जो आपकी लेट से जो आपकी अरे आई है, ठीक है, ये जो चीज है, ठीक है, ये आपने np.org को पास की। ठीक है, और उसे एक्सेस दे दिया 1। ये क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा और जो जो आपके पास मैक्सिमम चीज आई होगी उसको ले लेगा। ठीक है, और उसको कह देगा कि ये आपकी प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी एक्यूरेसी आ गई कि फिर बाद में जितनी जो भी आपकी प्रिडिक्शन आई आपने उनको देख लिया कि कितनी जो है वो एक्चुअल के इक्वल है। ठीक है, उनका मीन लिया और फिर उन्हें कह दिया कि ये आपकी एक्यूरेसी थी कि इतनी जो है आपकी मतलब जितनी ज्यादा ऑफ कोर्स आपकी प्रिडिक्शन जो है वो एक्चुअल लेवल के इक्वल होंगी, तो मीन जो है वो आपका उतना ज्यादा ज्यादा होगा। आई गेस कोई मुझे बताए कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्यूरेसी कैलकुलेट होगी और वो आप प्रिंट करा दें, तो आपकी एक्यूरेसी बगैर बैकवर्ड प्रोपेगेशन के 0.42 आई। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। मैम एक्यूरेसी 43 नहीं आई, 0 पॉइंट आई है।
नहीं 40 वो 0 और 1 के अराउंड देता है ना, तो आप इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं यहाँ पे। मैम ये लास्ट में आप बताइएगा जो आपने किया ये प्रिडिक्शन वाला आर्ग्यूमेंट वाला। सर आपने आपने आपकी जो आउटपुट्स आई थी ना, आपने वो दी, ठीक है, और उसमें से जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही थी ना, आपने उसे कह दिया कि आपकी ये प्रिडिक्शन है। और फिर आप बाद में जो जितनी भी प्रिडिक्शन जो एक्चुअल लेवल है उसकी इक्वल आई है, उसका मीन ले रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि ये आपकी वो है एक्यूरेसी। ओके क्लियर। मैम यहाँ पिछली स्लाइड में वहीं पर कॉलन 5 लिखा हुआ था स्क्वायर ब्रैकेट में, उसका क्या मतलब था? ये देखिए, अब मेरे पास जो डेटा है उसको उसको पास उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, मैं सारे प्रिंट नहीं कराना चाहती। तो एक्टिवेशन 2 डॉट आउटपुट्स जो है वो एक्चुअल में अरेज ही है, अरे ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसके वो बताया कि 5 चीजें मेरे लिए प्रिंट करो सिर्फ। तो उसने ओके, देखे मुझे 5 दी है। यस ओके, तो आगे मैम मूव पहले अब जो है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। आगे मैम हम मेरा थोड़ा ये सा क्वेश्चन था स्लाइड को लेके चलेंगे। यस मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि हमने मतलब डेंस लेयर एक्टिवेशन फंक्शंस के लिए डिफरेंट क्लासेस क्यों डिफाइन की? ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड नहीं है, मतलब जस्ट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करें एंड देन उनको कॉल कर लें। अच्छा मैम, आज की हमारी जो पुरानी वर्कशॉप थी उसमें हमने ये किया था कि हमने केरास को यूज किया था और हमें एक न्यूरॉन को भी खुद इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ा था। तो अब वो सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको बस ऊपर ऊपर से चीजें नजर आ रही हैं कि अच्छा न्यूरॉन बन गए, अंदर क्या हो रहा है, वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर रही है, पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने खुद इसको एक्सप्लोर किया एंड देन मैं आप लोगों को यहाँ पर डिलीवर कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मुझे पहले से आता था या मैं न्यूरल नेटवर्क्स को इस तरह इम्प्लीमेंट करती हूँ। ये आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, सही मैम। मतलब आई मीन जब हमने कस्टम एक्टिवेशन फंक्शन लगाने होते हैं तब हम क्लासेस को लेके आते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, तो इसलिए फिर मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा आपसे पूछना यहाँ पर चाहिए। हमने उन्हीं उन्हीं को जो पहले से बने हुए थे उन्हीं को लिखा है। जी जी। अच्छा, तो हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन पे जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखें मैंने ऊपर क्या किया, हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। डेंस क्लास बनाई, रीलू क्लास बनाई, ठीक है, सॉफ्टमैक्स बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पर ना मैंने कोई लॉस बताया ना कोई ऑप्टिमाइजर बताया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट अब जो है हम उसे एक्सप्लोर करेंगे, उसमें क्या होगा कि आपके ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी और फिर बैकवर्ड प्रोपिगेशन भी हो रही होगी। यानी जब आप एक एक दफा आपकी फॉरवर्ड प्रोपिगेशन हुई, उससे जो आपको आउटपुट आएगी आप उसके अकॉर्डिंग, उससे जो लॉस आएगा उसके अकॉर्डिंग अपने वेट्स और बायस वगैरह को अपडेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही वाला डेटा है, जस्ट मैंने उसे एक नई जो टॉपिक था उसे जो है वो स्टार्ट किया, मैंने दोबारा से उसे इंपोर्ट कर लिए और उसे प्लॉट भी करवा लिए, ये वही वाली बात। अब देखिए यहाँ तक ये चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी। अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन है, जैसे पहले फॉरवर्ड था ना, तो फॉरवर्ड हमें एक आउटपुट दे रहा था फॉरवर्ड। अब यहाँ पर एक और फंक्शन ऐड हुआ है और वो है आपका बैकवर्ड, ठीक है। तो इसको इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं बाय यूजिंग आवर स्लाइड्स। पहली बात, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये एक नॉर्मल सा आपका न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि 3 न्यूरॉन है, ठीक है, इनपुट लेयर में। देन आपके पास 3 ही न्यूरॉन है आपकी हिडन लेयर में, और फिर आपके वेट्स भी हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। देन ये WZ1 जो है वो क्या शो कर है, वो आपका ये इसको मल्टीप्लाई करें। यस मैम यहाँ पर बैक ट्रैकिंग हो रहा है शायद। हाँ, ये बिल्कुल उसी तरह है कि यहाँ पर आप करेंगे X1, ठीक है, उसके बाद W11 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका X2, यहाँ पर W12, फिर उसके बाद आपका X3 आएगा, ठीक है, और W13। और फिर जो जो आपका Z1 है ना, देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपको यहाँ पर एक नजर आएगा, ये आपका बायस है, ठीक है, B1 के नाम से, तो B1 आएगा। तो Z आपका जो है वो वेटेड सम ऑफ इनपुट्स प्लस बायस है। इसी तरह Z यहाँ पर भी इसी तरह का होगा और इस तरह का भी होगा, बट
विद कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स एंड इनपुट्स। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से आपको Z1 Z2 Z3 मिलेंगे और उससे एक वैल्यू जनरेट होगी तो आप उससे एक लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब लॉस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ये है जनरल सी अगर हम बात करें तो आपका जो प्रिडिक्टेड है ना उसमें से आप एक्चुअल माइनस कर दे तो आप कहें कि ये मेरा लॉस है कि इतना डिफरेंस आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस लॉस के अकॉर्डिंग जो है वो हम वेट्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने क्या देखना है कि ये चीज हमने देखनी है। ठीक है, कि जो आपका वेट्स है, वेट W11 उसका लॉस पे कितना इफेक्ट है। ठीक है, या कितनी चेंज आती है, तो डेरिवेटिव उसके लिए यूज होता है। अब यहाँ पर ये जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, पार्शियल क्यों है, क्योंकि अगर मैं वैसे देखूं, अगर आप इस पे चेन रूल अप्लाई करें, ठीक है, तो कैसे होगा, एक मिनट, यहाँ पर DL ओवर DW11। ठीक है, ये था। अब अगर आप इसे देखें तो एक्चुअल में जो लॉस है वो डिपेंड करता है आपकी Z पे। ठीक है, यानी Z कितना इफेक्ट कर रहा है उसे, और फिर Z के अंदर आगे जो है अगर आप देखें तो वो आगे से फिर जो, यानी आप एक्चुअल में देखें तो W11 जो है वो Z1 को इफेक्ट कर रहा है, Z1 आपके लॉस को इफेक्ट कर रहा है। तो आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि लॉस का जब आपने इस पे इफेक्ट कैलकुलेट करना है तो आप देखेंगे कि लॉस का, सॉरी, Z1 का लॉस पे क्या चेंज आता है। ठीक है, और फिर W1 का Z1 पे क्या चेंज आता है, तो आप DL/DZ1 लिखेंगे और फिर DZ1 ओवर DW11 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ी सी मैथ्स आ जाती है कि भाई हम करें क्या है। तो मैं इसे दोबारा राइट कर लेती हूँ यहाँ पर DL/DW11 जो है वो इक्वल टू D आपका W1। ठीक है, अब ये यूज कैसे होता है, मैंने तो एकदम से डेरिवेटिव की बात कर ली। तो आपका जो न्यू वेट है, लेट्स से कि आपका W11 जो न्यू है वो किस तरह का होगा, W11 न्यू इक्वल W11 ओल्ड माइनस ये, अब बताती हूँ ये क्या है, और फिर यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो DL/DW11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि W11 की वैल्यू को आपने अपडेट करना है, तो आप पहले अपना जो है वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, फिर उसे ये जो है ये आपका लर्निंग रेट है। ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका जो ओरिजिनल जो आपके वेट्स है उसमें से इस वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो जो अगली चीज आएगी वो आपका न्यू वेट होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा कि बैकवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर जो है वो आपका क्या कहते हैं कि लॉस में क्या हो रहा होता है, लॉस कैलकुलेट होता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अच्छा मैंने अब वेट्स जो है वो अपडेट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है, और फार्मूले के बाद आपने देखा कि उसके अंदर जो आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो बाय यूजिंग चेन रूल, यानी एक का इफेक्ट दूसरे पे कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप क्या, अगर आप इसको देखें तो ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा था कि DL/DZ1 इज इक्वल टू DL/DZ1, सॉरी यहाँ W1 आता है, फिर उसके बाद DZ1 ओवर यहाँ पर आप DW11 लिखेंगे। अब अगर आप देखें तो Z1 क्या था आपके पास, Z1 जो था वो आपका X1 इंटू W11 प्लस X2 इंटू W12, फिर उसके बाद प्लस X3 इंटू W13। ठीक है, ये प्लस बायस आता है। तो अगर आप इस टर्म को तो छोड़े ना फिलहाल, DL/DZ1, और यहाँ पर अगर आप इसका मुझे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W11 दिखाएं तो क्या बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव। एनीवन जो कि मुझे बता सके, सर जुल्फिकार आप मुझे बताना चाहेंगे कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा।
मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैं ठीक हूँ यस आप? मैं यस मैं मैं थोड़ा सा अवे था अभी ना। अच्छा, तो यहाँ पर ना जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं जिसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे होते हैं वो तो बाकी बचता है, चले उसे अभी के लिए रखते हैं, बाकी जो है ना वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब ठीक आप इसका है। नॉर्मल सा डेरिवेटिव ले मैं लेते हैं, थोड़ा तो सा अगर आप डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू W11 ले रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो आपका आएगा x1। जैसे 3x थोड़ा सा ले रहे हैं, बता दूं, आप मुझे थोड़ा सा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 3। यस जी मैं एक्चुअल में पार्शियल जो डेरिवेटिव होता है जो मुझे अभी आपकी बात से समझ में आया, वो बेसिकली होता है कि जब मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं ना तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं, बाकी को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, तो वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आता है। बेसिकली जो थोड़ा टेक्निकल समझते हैं, मल्टीवेरिएट के अंदर ये कंसेप्ट यूज होता है। यस, क्योंकि यहाँ पर कैसे मल्टीवेरिएट है, W11 भी है, W21 भी है, और बहुत सारे आपके वेट्स हैं, ठीक है। और आप ले रहे विद रिस्पेक्ट टू जस्ट वन वेट है। मैम x इज इक्वल टू 3 ये हमने अज्यूम किया है या ये पार्शियल डेरिवेटिव के बाद आया? अज्यूम किया, ये मैं आपको बता रही थी कि साथ में देखिए उसके कांस्टेंट है तो वो बस कांस्टेंट रह गया। इस तरह W1 के साथ x1 था, ठीक है, तो बस इसका जो आंसर होगा, यानी इस वाली वैल्यू को हम देख रहे थे ना, उसका आंसर होगा x1, ठीक है। ठीक है। ये यस मैम। यहाँ पर आपकी वैल्यू एवेल्युएट होके ये बन जाएगी, ठीक है। यस मैम। ओके, तो ये भी हमें समझ आ गया। इसके अलावा दो और चीजें हैं वो हम यहीं पर देख लेते हैं। इस तरह अगर आप वेट्स यहाँ पर देखें, एक आपने वेट कैलकुलेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू W1, अब जो उस न्यूरॉन का जो एक बायस भी था इस उसको भी तो अपडेट करना है, तो उसको भी आप देखेंगे तो उसका अगर आप बी न्यू इक्वल टू बी ओल्ड, चलिए अब वैसे तो वेट्स के लिए होता है, मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये इसके लिए भी ऐसे ही होता है कि नहीं, बी ओल्ड। तो जब आप देखिए कि आपके पास ये आपका जो है वो आपने यहाँ से आपने इवेल्युएट करना था, ठीक है। आपने जब उसे देखा तो आपने देखा कि अच्छा चेन रूल इस पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो आपने कहा कि क्योंकि अगर हम लास्ट दिन में देखें यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपका चेन रूल ये लॉस जो है वो Z1 पे जो है अफेक्ट कर रहा था, और Z1 जो है वो उसके अंदर वेटेड सम जो भी था वो था ही बस, प्लस B भी था। जब आप मुझे ये बताएं कि अब मैंने लिखा DZ ओवर DB, ठीक है, DL ओवर DZ जो था, सॉरी DB जो था, वो हमारे पास DL ओवर DZ और DZ ओवर डी DB। हो जाएगा। यस। हाँ, तो अब आप जब इसको देखें तो क्या है कि ये DZ विद रिस्पेक्ट टू DB है, और Z की क्या वैल्यू होती है, वेटेड सम प्लस 22। अब आपने इस पे डेरिवेटिव लगाना है बट विद रिस्पेक्ट टू 22, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है B, ठीक है। जब आप इस पे लगाएं, अब इस पे डेरिवेटिव लगाएं तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या बनेगा, डी डी बी ओवर डी जेड। हाँ 1। तो यहाँ पर DL ओवर DZ आएगा, और ये जो ये इवेल्युएट हुआ, तो जब आपने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव आपने इवेल्युएट किया तो बी के विद रिस्पेक्ट टू जब लिया तो यहाँ पर कांस्टेंट 1 था, ये वैसे जीरो हो गया, बी जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू आप ले रहे थे तो उसके साथ जो कांस्टेंट था वो 1 था तो 1 आ गया, तो यहाँ पर DL बाई DZ सिर्फ बच गया, ठीक है। इतना क्लियर है? यस। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब मैंने ये बात की थी सिर्फ इसके विद रिस्पेक्ट, अगर मैं यहाँ पर भी बात करूं कि ये इसका क्या सीन है फिर इसका क्या सीन है, तो आपके ख्याल में 3 वैल्यूज आनी चाहिए, है ना, यस बिल्कुल। बट तीन। ये एक हाँ, वैल्यू की, ठीक है। तीन अब का आप क्या डेरिवेटिव करिए, लेंगे ना मैम? यस सर। 3 टाइम्स अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे ना हम, ये पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ, पहले जैसे आपने Z1 के साथ W1 को चेक किया, फिर आप Z1 के साथ W2 को भी चेक करेंगे, हर किसी के साथ ऐसे जिस ओके। जिसका कनेक्शन बन रहा है। चले अब यहाँ पर हम अपनी बात को समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।
कि आप इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो ये बन जाएगा, देन आप जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या करते हैं कि आप चेंज इन लॉस विद रिस्पेक्ट टू आप x1 भी देखते हैं। क्यों ऐसे देखते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं उसे। देखें, अब आप ना लॉस कैलकुलेट करें कि आपके इनपुट्स के अकॉर्डिंग। वैसे ये तो हमने कभी भी नहीं पढ़ा, हम इनपुट्स को तो चेंज नहीं कर रहे होते, तो हम उसका डेरिवेटिव क्यों कॉज करें। वो इसलिए क्योंकि क्या पता आपकी ये हिडन लेयर हो। जब आपकी ये हिडन लेयर होगी तो फिर देखें, जैसे ये वाली ये जो सेंटर में है आपके, ये आपके सेंटर में है, ऐसा ही है। आपने इसके लिए इसकी जो इनपुट थी या इससे इससे जो आपको मिल रही थी उन पे आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब आप इन पे इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि जो इन विद रिस्पेक्ट टू, जैसे लेट्स से कि लॉस आप कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ये, और फिर इसको इसके रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इसके नहीं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट। और फिर लेट्स से यहाँ पर अगर कोई और इनपुट आ रही है तो तब तक कैलकुलेट करते रहेंगे। आपके जो वेट्स हैं वो तब तक जो है वो कैलकुलेट होते रहेंगे जब तक जो है वो आपके सारे नहीं हो जाते। यानी जितनी आपकी लेयर्स हैं उतने होंगे, और जो शुरू वाली लेयर है उसके लिए भी होंगे, बट वो यूटिलाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा कि अच्छा मल्टी आपका ज्यादा जो है वो हिडन लेयर्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो एक ही लेयर है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि फिलहाल जो है अपने x1 के अकॉर्डिंग भी अपना लॉस जब कैलकुलेट किया, तो आप देखें कि x1 जो है वो किस किस को अफेक्ट कर रहा है, वो z1 z2 z3 को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। सॉरी अफेक्ट कर रहा है, तो dl/dz1, ठीक है। और z1 से फिर x1 की जा रहा है। इस तरह x1 और किसे अफेक्ट करे, x z2 को भी अफेक्ट करे। जैसे यहाँ w1 तो सिर्फ आपके z1 को अफेक्ट कर रहा था ना। तो अब यहाँ पर जो है वो आपका क्या है कि z2 जो है वो आपका सॉरी x1 जो है वो z1 z2 z3 तीनों को अफेक्ट करे। तो फिर आपने जब अपना चेन रूल लिखा तो वहां पर आप सबको जो है कंसिडर करें, यानी z1 z2 z3, और फिर आगे से उन z1 z2 z3 पे जो है आपका x का क्या क्या कहते हैं इफेक्ट आ रहा है, उससे भी आप चेंज उनकी भी देख रहे हैं, ठीक है। यस। हाँ तो क्लियर है, ओके। तो अब यहाँ पर से कुछ चीजें हम देख लेते हैं। पहली बात, यहाँ पर जैसे अगर आप देखें कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट क्या होता है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू जो आपके वेटेड सम ऑफ इनपुट्स प्लस बाइस वो, और इनटू x1, ठीक है। तो आपके जो है x1 जो है उसका ट्रांसपोज आप ले लेते हैं, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आप उसे ट्रांसपोज ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। और जो बाकी आपके जो आपका dl/dz था वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और आप np डॉट डॉट ले लेंगे इसका। अब हम इसे किस तरह करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जस्ट आपको एक ही वैल्यू आ रही है, बट ये सिर्फ b1 के अकॉर्डिंग है। देन अब जब z1 के अकॉर्डिंग है ये b1, यानी क्या इफेक्ट ऑफ b1 ऑन z1, और फिर z1 का लॉस भी क्या है। इसी तरह b आप आगे भी देखेंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर सम की जरूरत पड़ेगी, और आप उसे जो है हर कॉलम जो भी है आपका उससे आप जो है उसका सम ले रहे हो, ताकि आपको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू बाइस मिल जाए। नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट लेयर भी है, जैसे हमने यहाँ पे बात की। तो यहाँ पर क्या था कि ऊपर तो इनपुट्स आ गए, यहाँ पर जो है वो वेट्स है। यानी आप x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब z1 जो कि आपका z1 ये है, इसको अगर आप डिराइव करें तो क्या होगा कि आपके पास जो वेट्स है वो आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये लेट से x1 है तो ये दोनों 0 हो गए, ठीक है। और फिर x1 के अकॉर्डिंग तो हो रहा था, तो पीछे से w1 बच गया, तो इसलिए यहाँ पर w1 आई है, ठीक है। अब इसी तरह आगे भी होगा, तो यहाँ पर जब ऊपर आपको जो है वो इनपुट्स का ट्रांसपोज लेना था, तो यहाँ पर आपको वेट्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर समराइज हुई हैं। अब हम अपने कोड की तरफ चले जाते हैं। बैकवर्ड जो आपकी प्रोपिगेशन है या उसकी जो आउटपुट है वो किस तरह से आएगी आपके पास, कि जो आपके
जो आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपके z के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। z यानी वेटेड सम ऑफ इनपुट्स प्लस बाइस, उसके अकॉर्डिंग जो होगा आप उसे, जैसे मैंने अभी बताया कि आप उसे शुरू में पहले इनपुट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट दे देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जब आप सम लेंगे, ठीक है, तो वो मैंने बताया था कि आपको बाइसेस दे देगा और ये करे होगी सिर्फ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इनपुट्स, तो अभी जो आपके वेट्स थे, ठीक है, उसी का आपने ट्रांसपोज लिया और उसके साथ जो है वो डी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिए। तो आपके जब जो डेंस लेयर है उसके अंदर जब जब पहले एक इनिशियलाइजर था या जो कंस्ट्रक्टर था वो था, और वो वेट्स और बाइसेस को जो है वो इनिशियलाइज करा रहा था। फिर फॉरवर्ड है जो कि आपके फॉरवर्ड प्रोपेगेशन की आउटपुट कैलकुलेट कर रहा था। अब जो बैकवर्ड है वो क्या कर रहा है कि जो आपके आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू लॉस हैं या उनके उनसे जो वेट्स आ रहे हैं उन्हें देख रहे हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है कि आपका रीलू एक्टिवेशन फंक्शन, उसके अंदर भी बैक प्रोपेगेशन अगर हो तो वो किस तरह होगी। जब फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होती है तो आपके पास एक x जो है वो आपको गिवन होता है, ठीक है। x क्या है, आपकी इनपुट है ऑफ रीलू एक्टिवेशन फंक्शन, या जो पीछे डेंस लेयर से जो आ रही है, ठीक है, वो आती है, वो रीलू एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर फिट होती है, ठीक है। और वहां से जो आपका फंक्शन लगता है वो मैंने आपको बताया था मैक्स ऑफ 0,x लगता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो आउटपुट आती है वो आपकी रीलू एक्टिवेशन फंक्शन की आउटपुट होती है, और इसका ग्राफ हमने देख लिया कि ये फॉरवर्ड पास में इस तरह से होता है। बट जब आपकी इसकी बैकवर्ड प्रोपेगेशन देखें तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम, एक सेकंड मुझे क्लीन करने दें। अगर हमने देखना है कि ये रीलू एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर भी ऑफ कोर्स एक इनपुट आ रही है एक आउटपुट आ रही है, तो हमने देखना है कि जो इसकी इसकी आउटपुट का लर्निंग रेट पे क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब इधर भी चेन रूल लगेगा, ठीक है। हमने देखना है कि जो आपका रीलू एक्टिवेशन फंक्शन है इसकी आउटपुट का क्या फर्क आ रहा है, या क्या उसका क्या इफेक्ट हो रहा है लॉस पे। तो जब तो आप देखेंगे डी एल ओवर आपका आ गया यहाँ पर डीजी, और डीजी जो है वो डिपेंड करता है एक्स पे। तो यहाँ पर फिर आपका एक्चुअल में जो आप कर रहे होंगे वो होगा डीजी, ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड मुझे दें। मैम डीजी और डीएक्स आई थिंक होगा। हाँ आई गेस मैंने मैंने उसे जो है वो आपस में मिक्स कर दिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन लॉस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन फंक्शन की आउटपुट, और हमें गिवन ये है, ऐसा ही है। यस मैम बिल्कुल। ओके, फिर उसके बाद जब जब आप देखेंगे कि आपका चेंज इन लॉस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप ऑफ कोर्स ये चेन रूल लग रहा है क्योंकि एक्स जो है वो पहले जी को अफेक्ट कर रहा है और फिर जो यहाँ से आउटपुट आ रही है या लॉस को फिर जो है अफेक्ट कर रहा है। तो आपका क्या होगा कि डी एल बाई डी एक्स जो होगा वो एक्चुअली में आपका डी एल ओवर डी जी और फिर डी जी ओवर डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये एक्चुअल में करता क्या है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको जो जो इस डी एल बाई डी जी आएगा ना, उसमें क्या करेगा कि लेट से ये यहाँ से आपको एक मैट्रिक्स मिलता है 0 0 -1 -2 1 और 2, तो जो आपके लेस देन 0 है उन्हें 0 कर देगा। तो ये आपकी यहाँ से आउटपुट आ जाएगी, ठीक है, यानी एक्चुअल में इसकी जो आउटपुट होगी वो ये होगी, ठीक है। यानी जो जो आपको अरे दी जाएगी उसके ऊपर क्या करेगा कि जो जो लेस देन 0 होंगी उन्हें जो है वो 0 बना देगा। इतना सा इसका जो आप कह लें कि ये काम करें।
के हमने एक्टिवेशन फंक्शन को देख लिया, अब हम इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट मिक्स हो गया था हमारा, सॉफ्ट मिक्स। अच्छा, ये रीलू, रीलू के बैकवर्ड में आपने बिल्कुल उसी तरह किया कि ये जो लाइन है ना, पहले जो आपके अभी जो आपके आप क्या कहते हैं उसे, जो आपके जो डेरिवेटिव था उसकी आपने पहले फिलहाल कॉपी बना ली है, ठीक है। और फिर जो उसके अंदर जो जीरो था ना, ठीक है, उस जो लेस देन जीरो था उसे जीरो कर दिए, ओके। जो लेस देन जीरो था या इक्वल टू जीरो था उसे आपने जीरो कर दिया और बाकी को वैसे ही रहने दिया। बस इतना सा काम किया। वो जो जो आपको यहाँ पर लॉस दिया हुआ था, ठीक है, ठीक है। ये जो है ये आपका एक मैट्रिक्स है, और ये डी जी बाई डी एक्स आपका क्या कह रहा है कि अगर वन ग्रेटर देन जीरो है तो उसे रहने दो, और अगर जो है वो लेस देन जीरो तो फिर उसे क्या करो, जीरो बना दो। तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो जो आपको मैट्रिक्स आया ना, आपने उसे कहा कि सेल्फ डॉट इनपुट जो उसके अंदर लेस देन जीरो है ना उन्हें बना दो जीरो। यस मैम, ये तो क्लियर है मैम। ये डी वैल्यूज डॉट कॉपी ये क्या करता है? ये इसका तो जो मैट्रिक्स पहले बनाता से है? आपने कॉपी कर ली है वो इसलिए कॉपी की है ताकि क्या कहते हैं कि क्योंकि आप बैक प्रोपेगेशन कर रहे होंगे ना, तो जो लेट्स से कि कोई आप ये कह लें कि हाँ, अभी अभी जो लेट्स से आपके जो अभी वेट्स अपडेट हुए हैं, ठीक है, अब उनसे अगर अच्छी एक्यूरेसी नहीं आई तो आप रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, ओके या ओके। इस तरह, आई गेस। इस बारे में मुझे इतना श्योर नहीं है, तो मैं आपको फॉलो अप कर लूंगी कि भाई इसमें क्या है, आगे जाके जैसे ही मुझे समझ आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर। सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कोई भी जो है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन नहीं की, और वो इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर आपके पास जो है वो जैसे एक्सपोनेंशियल्स कैलकुलेट हो रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा आपके कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपने यहाँ पर नहीं किया, बट आप आगे जाके करें और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे होते हैं। अब यहाँ पर हमने एक लॉस को इम्प्लीमेंट किया, उसका नाम है कैटेगोरिकल लॉस, एंट्रोपी लॉस, ठीक है, और उसका फॉर्मूला गिवन है। यहाँ पर ऐसे होता है कि लेट्स से कि आपके जो क्या कहते हैं, आपके जो आपकी लेबल्स हैं एक्चुअल में, ठीक है, जैसे मैंने उन्हें वन हॉट इनकोडिंग कर दी थी, तो लेट्स से वो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि उसने मुझे प्रोबेबिलिटीज दे दी, यहाँ पर 0.70 दे दिया, 0.20, 0.1, हाँ, और फिर उसके बाद यहाँ पर 20 दे दिया, 25 दे दिया, 0.3 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज मुझे दे दी। अब वन हॉट ये जो आपका ट्रू इनटू लॉग प्रेडिक्टेड और फिर उसका समेशन है और देन आखिर में माइनस है, ये क्या करता है कि आपको ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 0.70 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पर दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन है। फिर उसके बाद जो 0.20 है वो ट्रू के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी प्रिडिक्टेड का जो लॉग है, ठीक है, जो लॉगरिथमिक है वो उसकी बात करी मैं। फिर आपका ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह से जब आप देखेंगे तो आखिर में क्या होगा कि आपके पास सिर्फ जो है वो 0.70 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, फिर 0.20 यहाँ पर बच जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैं लिख नहीं सकती, एक मिनट, यस मैम, यहाँ जीरो बच जाएगा और इसके बराबर में 0.5, जीरो पॉइंट टू यहाँ जीरो पर जीरो बन जाएगा, यस। 0.5 बन जाएगा, यहाँ पर जीरो, देन नेक्स्ट आपका होगा लेट्स से यहाँ पर 0.9 आया था, बाकी यहाँ पर कुछ भी आया तो यहाँ पर 0.9 बचेगा और बाकी सब जो है वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। आखिर में आप जी क्या करेंगे, इन सबको सम ले लेंगे, यानी इनको इस तरह से सम ले लेंगे, तो ये एक्चुअल में 0.70 आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा और 0.90 आ जाएगा, और फिर ये आपकी प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं, तो अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्या लेवल था।
तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने भी बिल्कुल उसी तरह 0.7 था, मैंने लेट से कि मैंने उसे वैसे ही 0.7 लिया जब वो लॉग से निकल के आया, बट लेट से कि वो लॉग पे उस पे अप्लाई होगा, देन जो उसका लेबल है वो आएगा। देन अब फिर बाद में मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये जो यहाँ पर जब मैंने एरो लगाया यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर सम होगा, तो वो सम ये लगा है, ठीक है। फिर जैसे जीरो था, जीरो क्या था आपके 0.20 वाले लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा था, उनके पास यहाँ पर 0.1 है तो वहां पर उन्होंने वो किया, फिर 0.2 भी था उनके पास। यानी एक्चुअल में आपके पास एक्चुअल में जो उनमें से मैक्सिमम चीज जो आखिर में सरवाइव करी होती है ना, वही वाली होती है। तो आपका ये अगर आप देखें तो ये माइनस लॉग ऑफ 0.7 है, जिसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.35 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लॉस है, लॉस का फंक्शन कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, इसका ये फॉर्मूला था। जब यहाँ से आपको आपको आउटपुट्स आएंगी तो आप उन सब का लॉग लेंगे, ठीक है। फिर उन्हें जो है वो एक्चुअल जो लेबल है था, जो वन हॉट इनकोडिंग वाले लेबल थे, उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उनका नेगेटिव उनका सम लेके नेगेटिव करेंगे और वहां से आपको लॉस की वैल्यू मिल जाएगी। यस मैम, इसमें नेक्स्ट, ने 1 मल्टीप्लाई वाले ने सर्वाइव किया, बाकी 0 मल्टीप्लाई तो वो 0 हो गए थे ना मैम, ये सब। हाँ, वन हॉट इनकोडिंग हुई है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई जैसे लेट से ना कि आपके ये जो 0.70, 0.1 और 0.2, ये आपके जो है वो प्रिडिक्टेड है, ठीक है। और एक्चुअल क्या थे, 0, 1, 0 और 0। तो आप लॉस इस तरह से कैलकुलेट करें कि आप उनका लॉग से मल्टीप्लाई लॉग लेते हैं, उनका एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते हैं, देन सबको सम करके और उनका नेगेटिव ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब आपके पास आपको जस्ट फॉर्मूला तो समझ आ गया कि अच्छा ये कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी जो है वो वर्क किस तरह से करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा प्रिडिक्शन है वो किस तरह से, उसके लॉस किस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, जो आपका आपने क्लास बनाई है लॉस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, और इसके अंदर फॉरवर्ड है, ठीक है, एक फंक्शन है, और वो आप उसे क्या दे रहे हैं, एक प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक जो आपकी एक्चुअल आउटपुट है। उसके बाद अब यहाँ पर उन्हें क्लिप करें, यानी आप उन्हें चाहते हैं कि वो जो आपकी प्रिडिक्शंस आई हैं वो आपके ना 0 के बहुत लोज हों और ना 1 के बहुत लोज हों, वो उसके राउंड अबाउट क्या दरमियान वाली रेंज में अकर करें। और वो इसलिए ताकि बाद में आप कह सकते हैं कि ये आपको क्लिप करना जरूरी होता है, वरना आपके लॉग में मसला आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है, चलिए हम यहाँ log 0 और log 1 का क्या जो है वो आती है आउटपुट क्या होती है log 0 या log 1 की, आई गेस दोनों में से किसी एक में एरर आता है, किस में आता है? log 0 में एरर आता है। हाँ, तो log 0 नहीं ले सकते। इस तरह अगर हम log 1 को देखें तो क्या होगा? log 1 is 0। हाँ, तो वो आपका ना, एक आप फिर उसे इसकी क्लिक करें ताकि वो 0 और 1 नहीं आए, बट उसके उसके अंदर अंदर उस रेंज के अंदर अंदर आए, इसलिए आपने ये डॉट क्लिक वाली बात यूज की है, ठीक है। उसके बाद पहले आप देख रहे हैं कि जो अच्छा जो पहले तो आपको प्रेडिक्शंस तो ओके मिल गए हैं, बट आप ये देख रहे हैं कि ये कैटेगोरिकल जो इनकोडिंग होती है वो हुई हुई है, या आप वन हॉट इनकोडिंग कर रहे हैं। तो हम वन हॉट इनकोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि वो क्या करता है, पहले मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, देन उन सब को जो रो वाइज है वो आपको उन सब का सम निकाल के देता है, ठीक है। तो ये करेक्टेड कॉन्फिडेंसेस आपके पास आ जाते हैं, यानी जो आपकी क्या कहते हैं परसेंटेजेस जो एक्चुअल आपकी वो होती हैं वो आ जाती हैं, क्या कहते हैं, आपने प्रिडिक्शन को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, देन उनका सम किया, तो आपके पास जो जो आपकी मोस्ट क्या कह सकते हैं आप उसे, सॉरी मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा, कोई मुझे बताए कि हमने जो लॉस था उसे कैलकुलेट करना था ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, हाँ यस, हम यहाँ पर ना उसकी वो प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, और फिर देखिए माइनस एंड लॉग करें, ठीक है, जो भी प्रोबेबिलिटी आई उसका लॉग लिया, ठीक है, और नेगेटिव किया उसे, और वो आपके नेगेटिव
लॉग लाइक्लीहुड्स आ गए, यानी आपके जो लॉसेस हैं वो आ गए। ठीक है, आई मैम होप कि मैम ये एक्सिस इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? कहाँ पर यही पर ये, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था ना, एक सेकेंड मैं दोबारा लिख के बता देती हूँ। यहाँ पर आपका 0.7 आया था, ठीक है, 0.2 और 0.3, लेट से 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर से लेट से लॉग लिया तो भी फॉर एग्जांपल ये आ गया, फॉर एग्जांपल, वैसे ऐसे आता नहीं है। फिर उसके बाद जब आपने यहाँ पर लेट से, यहाँ पर जो एक्चुअल जो के लेबल्स थे वो ये थे, तो आपने क्या किए कि ओके, जब सिंगल कर लिया ना उसको, मतलब वो जो बाकी जैसे कि हट गए। मल्टीप्लाई यस, और फिर उसके बाद अब ये 0 हो जाएगा, ये 0.7 ही रहेगा और ये 0, तो बाद में इनको इस तरह से सम करेंगे आप। ओके रो ओके, सिंगल रो में कर लेंगे, मतलब 3 रोज थी तो हमने एक सिंगल कॉलम बना दिया, तो 3 कॉलम्स। अच्छा, जो कैलकुलेट वाला फंक्शन है वो क्या कर रहा है कि वो जो आपने के ऊपर फॉरवर्ड वाला फंक्शन बनाया ना, इसी को कॉल कर रहा है और यहाँ से जो लॉस आता है ना उसका मीन ले लेता है, बस इतना सा काम का है, और फिर वो जो आउटपुट आती है वो आपको रिटर्न कर देता है। जो यहाँ पर बैकवर्ड वाली चीज है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे थे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी की, तो हमने सॉफ्टमैक्स के अंदर तो हमने क्या कहते हैं उसको, बैकवर्ड वाला फंक्शन ही नहीं बनाया, यानी उधर से तो बैकवर्ड प्रोपेगेशन को हम देख ही नहीं रहे। तो असल में हमारा क्या ट्रिक थी कि हम जो है वो जो आपका लॉस है ना, और जो सॉफ्टमैक्स की जो आपकी बैकवर्ड प्रोपेगेशन है उसको देख रहे होंगे। तो जब जब आप ये देखते हैं कि आपने ये देखना है कि आपके जो लॉस विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टमैक्स के इनपुट्स हैं, ठीक है, लेट्स से इनपुट्स जो हैं वो सॉफ्टमैक्स के x1 x2 x3 हैं, तो आप उन्हें कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल में से प्रिडिक्शन जब माइनस कर लेते हैं तो वही आपका जो है वो लॉस आ जाता है। ठीक है, और फिर हम उन्हें लाजमी जो है वो नंबर ऑफ सैंपल से भी डिवाइड करते हैं, ताकि जो है वो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आपकी एक्सप्लोड ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किए, यहाँ पर हम आ गए थे, ओके, यहाँ पर देखें आपने क्या किया कि वो जो जैसे पहले जो जो आपके डेरिवेटिव्स थे ना उनको आपने कॉपी कर लिए, ठीक है, और उसके बाद अब ये जो यहाँ जो आप काम करें वो ये करिए कि यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, एक्चुअल में से प्रिडिक्शन माइनस करनी है ना, तो आपने प्रिडिक्शन क्या होती है, 1 जो कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है, आपने पहले वो सिलेक्ट किया जो कि जिस पे आपका ट्रू आया था, ठीक है, यहाँ रेंज होती है वो 0 1 2 होती है, और आपने उस वाले को सिलेक्ट कर लिया, लेट से 0.70 यहाँ से आया, तो आपने 1 में से उसे माइनस किया तो आपका लॉस कितना आ गया, 0.3। ठीक है, ये यहाँ पर हम करें। नेक्स्ट आता है आपका एडम ऑप्टिमाइजर, ठीक है, अब सॉरी यहाँ पर मैंने SGD लिखना था, अब SGD जो है वो एक सिंपल सा आपका बहुत ही ऑप्टिमाइजर है, ठीक है, और वो क्या करता है कि आपके जो अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो आपका जो अभी जो वेट्स है ना, ये इस तरह से अपडेट करता है कि जो वेट न्यू है वो हमेशा आपका वेट ओल्ड माइनस लर्निंग रेट, ठीक है, इनटू जो आपका DL ओवर DW होता है, ठीक है, इसको देख रहा होता है। तो अब बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बिल्कुल उसी तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया। पहले मैंने क्या किया, जब वो उसे इनिशियलाइज कराया तो लर्निंग रेट जो है वो एक आपका पैरामीटर था, उसे जो है आपने सेट करवा लिया, ठीक है, उसका वेरिएबल बना लिया। बाद में जब आपके पास अपडेट पैरामीटर्स जो है वो ये वाला ऑप्टिमाइजर जो है जब पैरामीटर्स को अपडेट करने लगते हैं तो ये जो आपके वेट्स हैं उनको क्या करता है कि जो अभी वेट्स हैं उसमें से माइनस करता है लर्निंग रेट इनटू जो अभी आपका डेरिवेटिव आया उसके वेट्स विद रिस्पेक्ट टू वेट्स जो आपका डेरिवेटिव आया। देखिए ये वाली जो, एक सेकेंड, ये वाली जो आपकी टर्म है ना पूरी ये आ गई यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद लर्निंग रेट जो है वो यहाँ पर आ गया, देन ये माइनस भी है साथ, ठीक है, यहाँ पर भी था वो मेरा उसके ऊपर वो
इंक आ गई है। यहाँ पर ये लर्निंग रेट आ गया आपका, और प्लस इज इक्वल टू का मतलब है कि आपने ये जो माइनस यहाँ से होके आएगा आप इसके अंदर प्लस कर देंगे। यानी एक्चुअल में काम क्या हो रहा है कि डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू और माइनस लर्निंग रेट इंटू चेंज इन लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, और फिर जो आपके बायसेस हैं वो भी उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह आपके अपडेट हो रहे हैं। इसी तरह का फॉर्मूला जस्ट आपने जहां पर वेट्स है वहां पर जो है बायस कर देना है। अब हम यहाँ तक जो हमने समझ लिया उसे हम रन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होगा जो कि हमने स्क्रैच से इम्प्लीमेंट किया था, उसमें क्या है कि हम पहले डेटा ले रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने दो फीचर्स लिए, ठीक है, दो फीचर्स वाली इनपुट लेयर ली, और हमने 64 जो आउटपुट्स वाली एक डेंस लेयर ली। यानी हिडन लेयर के अंदर 64 न्यूरॉन, ठीक है, और जो जो से इनपुट लेयर है उसके अंदर 2 न्यूरॉन। फिर उसके बाद जब ये इस लेयर के बाद आपने एक रीलू एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया, देन आपने एक और हिडन लेयर लगाई है जिसमें अगेन 64 सॉरी यहाँ से 64 न्यूरॉन थे, उनकी जो इनपुट आएगी वो यहाँ से यहाँ पर फीड होगी, और 3 न्यूरॉन जो है वो उसकी आउटपुट देंगे। यानी फर्स्ट क्या होगा, 2 न्यूरॉन इनपुट लेयर में, देन 64 न्यूरॉन हिडन लेयर में, और आखिर में 3 न्यूरॉन आउटपुट लेयर में। ठीक है, यहाँ तक आपका देखें क्या क्या काम हो गया। पहले डेंस लेयर हो गई, देन रीलू हो गया, देन अगेन डेंस हो गई, और अब आप जो है वो कंबाइंड जो आपने फंक्शन लिखा था सॉफ्ट मैक्स लॉस कैटेगोरिकल एंट्रोपी, उसको आपने कॉल कर लिया। ठीक है, उसकी एक आप कहने के लेयर बना ली। जब जब लॉस कैलकुलेट कर लिया तो फिर आप एसजीडी को भी कॉल करें कि अब जो है आपके वेट्स और जो बायस है उन्हें अपडेट कर दें। उसके बाद आता है आपके आप जो है वो उसे काफी ज्यादा ई बॉक्स पे ट्रेन करें। मैं यहाँ से कम कर देती हूँ, ठीक है, 21,000 कर देती हूँ मैं, 2100। फिर हमें इसे जब जब हम ट्रेन करें तो अब आप गौर से देखें, पहले जो डेंस लेयर थी उस पे फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल किया, उसे डेटा पास कर दिया, जो डेंस से आउटपुट आई उससे मैंने एक एक्टिवेशन फंक्शन जो कि रीलू था उसे पास कर दिया, यहाँ से जो आउटपुट आई उससे मैंने एक और डेंस लेयर जो जिसके अंदर 3 न्यूरॉन थे आउटपुट देने के लिए उस पे उसको दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये 3 न्यूरॉन से जो आउटपुट आई तो मैंने क्या किया कि जो एक्चुअल लेबल थे और जो इधर से आउटपुट आई थी, ठीक है, उसको मैंने लॉस एक्टिवेशन को दे दिया। ये मुझे अपना लॉस कैलकुलेट करके देगा, और उसके बाद प्रिडिक्शन को मैंने बिल्कुल उसी तरह कॉल किया कि लॉसेस ले दिए। लॉस एक्टिवेशन का मतलब है ये आपको यहाँ पर से देखें, लॉस एक्टिवेशन को हम अभी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि आपको आउटपुट में लॉस दे रहा है, बट बिफोर कि ये आपको लॉस दे दे उससे पहले आउटपुट्स भी दे देता है। ठीक है, यानी एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है और फिर लॉस भी दे देता है। ठीक है, दोनों काम एक साथ करता है, तो इसलिए पहले आपने उसके 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 जो आउटपुट आई थी वो ले ली। ठीक है, और फिर उसके बाद आर्ग मैक्स को दे दिया बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पहले कर रहे थे। प्रिडिक्शन आपको इससे मिल जाएगी। देन आपने जो है वो अपना ये प्रिंट करने के लिए ये चीज यूज की है कि अगर जो है वो ईपॉक 100 की रेंज में, यानी पहले पहले जो है वो 100 ईपॉक के लिए आपका ये प्रिंट होगा। ठीक है, और बाद में फिर 200 के लिए होगा, फिर 300 के लिए होगा। और अब देखें, आप देखें कि सब फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होती है, आपका लॉस भी आ गया था यहाँ तक। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर आप बैकवर्ड बैकवर्ड जा रहे हैं, जो जैसे अब यहाँ पर लेयर इस तरह से थी ना कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पर आपके 2 न्यूरॉन थे। ठीक है, इस लेयर के अंदर आपके 64 थे और यहाँ पर 3 थे। ठीक है, और दरम्यान में चले एक्टिवेशन फंक्शन भी लग रहा था, यहाँ से आपको मिल गया एक लॉस। ठीक है, अब क्या है कि बैकवर्ड प्रोपेगेशन जैसे सर बता रहे थे कि उनसे किसी ने कहा कि आप हमेशा फॉरवर्ड ही क्यों एरो लगा रहे हैं, तो बैकवर्ड प्रोपेगेशन में जहां से आप अभी जो आपका रास्ता था बिल्कुल उसी तरह आप बैकवर्ड मूव करने लग जाते हैं, और बैकवर्ड प्रोपेगेशन के दौरान आप अपने वेट्स और बायस को अपडेट करते हैं। तो वो उस काम के लिए अब हमने क्या किया कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये लॉस एक्टिवेशन वाली लेयर थी, देन डेंस था, देन एक्टिवेशन 1 और डेंस 1। तो यहाँ पर पहले लॉस एक्टिवेशन आएगी, देन डेंस 2, देन एक्टिवेशन 1 और फिर डेंस 1 आएगी। और आप देखें कि बिल्कुल उसी तरह जो जो आपके आउटपुट्स थे वो पहले आपने बैकवर्ड दिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो जो आपका
डेरिवेटिव आ रहे थे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, वो आपने बैकवर्ड प्रोपेगेट किए। देन आपके जो डेंस लेयर के थे और सब लेयर्स को आपने बैकवर्ड इस तरह प्रोपेगेट किया कि जो लेयर सबसे आखिर में आ रही थी वो अब बैकवर्ड प्रोपेगेशन के दौरान सबसे स्टार्ट में। फिर आपने ऑप्टिमाइजर के लिए आपने 2 दफा जो है वो आपके अपडेट हुए हैं पैरामीटर्स, ठीक है। और वहां पर ये वाला अपडेट अंडरस्कोर पैरामीटर्स जो है वो यूज हुए, जिसमें आप जस्ट वो आम सा फॉर्मूला जो कि डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ओल्ड, वो देख रहे थे। तो अगर आप इसे जो है वो यहाँ तक रन करेंगे तो देखिए कि आपका जो जो अब आपके बैकवर्ड प्रोपेगेशन भी है, तो ऑल्दो कि आपकी इपॉक्स बहुत ज्यादा है, बट एक्यूरेसी जो है वो आपकी 48 पे आके फिर भी रुक गई है। अगर मैं इसको यहाँ पर और थोड़े से इपॉक्स दूँ तो फिर ये कोई 87 तक चली जाती है, ठीक है। देन मैंने बिल्कुल उसी तरह ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट ले लिया, ठीक है, उनकी वन हॉट कोडिंग कर ली है बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं पहले करी थी। उसमें भी मैंने फॉरवर्ड प्रोपेगेशन किया। अब यहाँ पर मुझे मुझे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा मॉडल पहले से बिल्ड था, मुझे पता था कि मैं कौन कौन सी लेयर्स यूज करूंगी। जस्ट मैंने डेटा पहले फॉरवर्ड किया उसे, देन वहां से लॉस आ गया, उससे प्रिडिक्शन लिया और ये आपका आउटपुट आ गई। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। मैम आपने वो मॉड्यूलस 100 लिया था, वो इसलिए लिया था ना कि हमें 100 की फॉर्म में सारी वैल्यूज देना, जो यस, जैसे ये कि देखिए यहाँ 100। पर 100 की जो जो दे रहा है वहां पर। किस लिए किया मैम? ये डिफरेंस ज्यादा हो इस वजह से, ये डिफरेंस हमें ज्यादा ज्यादा मिले, वरना वो एक जैसी दे देता 101 102 105। हाँ, वो देखिए कि आप ये देखें कि 100 से 200 पर चला गया पर एक्यूरेसी फिर भी 0.41 ही है। एक्चुअल में तो ऐसे नहीं होता ना, आपको जो है वो 100 ही बॉक्स तो हमारे लिए बहुत ज्यादा होते हैं, हम 20-30 पे भी जो है वो अच्छी एक्यूरेसी ला सकते थे। तो बट यहाँ पर जो है वो आपके इतने ज्यादा इपॉक के बाद भी जो है वो उसकी काफी कम है। तो मैम पता क्या चलता है कि एक्यूरेसी हमारी अच्छी आई है या नहीं आई है, ये कैसे पता चलता है? अच्छा सर, एक होती है आपकी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी, एक वैलिडेशन की एक्यूरेसी, और फिर आप ये भी देखते हैं कि आपका मॉडल जो है वो टेस्टिंग डेटा पे कैसे अच्छा परफॉर्म करे। तो वो सबसे अच्छा तभी परफॉर्म करेगा जब वो अनसीन डेटा पे अच्छा, मतलब आप उसे कह सकते हैं कि काफी अच्छी एक्यूरेसी है जब वो अनसीन डाटा पे अच्छा परफॉर्म करे, और अनसीन डाटा आपका टेस्टिंग डेटा होता है। मैम इसका मतलब एक्यूरेसी जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा ना? नो, एक्यूरेसी तो अपने नाम से जाहिर करती है, ऑफ कोर्स। अगर ट्रेनिंग और लेट्स से वैलिडेशन की आपकी एक्यूरेसी सही आ रही है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम से कम टेस्टिंग डेटा पे कुछ तो अच्छा परफॉर्म करेगा। मैम शुमाइला, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? यस मैम, जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है। एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी वो हमें उतना ही पता चलेगा कि हमारा मॉडल जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। और अगर हमें उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा चेक करनी है तो ऑब्वियसली फिर हम अनसीन डाटा को ज्यादा प्रेफर करते हैं और टेस्ट डाटा पे चेक करते हैं। और मैम वैसे ये मॉडल ओवरफिट कर रहा था क्योंकि एक्यूरेसी तो अच्छी नहीं आ रही थी, हम जितनी भी बॉक्स अच्छा मैम, इंक्रीज ये कर जो रहे थे। जो आपने देखा होगा कि मैंने इपॉक जो है वो 2100 रखे, फिर भी जो है वो काफी बुरा परफॉर्म किया उसमें। उसमें मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसमें ये है कि आप या तो मैंने ऑप्टिमाइजर नहीं सही चूज किया होगा या कुछ इस तरह की बात होगी, या बहुत सारे आपके जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि इस चीज को देख रहे होते हैं। तो हमने तो जस्ट ये देखा कि वो वर्क कैसे करते हैं, हमने अच्छी एक्यूरेसी लाने की इतनी कोशिश नहीं की, जस्ट बैक प्रोपिगेशन को भी आपने डीपली देखने की कोशिश की। जी मैम। और मैम आपका डाटा सेट किस टाइप का था, I mean, उसका टारगेट वेरिएबल क्या था? अच्छा, तो उसका टारगेट वेरिएबल था 0 1 या 2, और फिर जो आपके फीचर्स थे वो इस तरह थे कि आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स थे। सही। फिर मैम उसके लिए आई थिंक जो हमने एंट्रोपी यूज किया वो भी बाइनरी आएगी, कैटेगोरिकल नहीं आएगी आई गेस, अगर वो वो 0 1 वन की हॉट फॉर्म में। बाइनरी बाइनरी
दोनों सेम होती हैं? नहीं मैम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है ओके, क्या डिफरेंस होता है मैम? मैम। वो फिर डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक करने से मे भी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाए उसकी, लेकिन अभी फिलहाल तो मॉडल ओवरफिट कर रहा है बस। हाँ, वो एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। मैम मैं तो आपको हैट्स ऑफ करना चाहूंगी कि इतने आवर्स आप नॉन स्टॉप आपने लेक्चर डिलीवर किया, और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको एडवांस लेवल पर भी लेके जाएं, अगेन कोई और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाएं, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं आप एक एक चीज़ को। एंड यू बोथ सर हमाद एंड मैम रुमैसा, यू डिड अ ग्रेट जॉब, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू मैम। जी माशाल्लाह, अमेजिंग सेशन एज ऑलवेज। तो जी किसी और साथी को क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम आपसे सर। पूछ जी वालेकुम। सर मेरा सवाल है कि जैसे वीक में 5 डेज में लीड कोड की क्लासेस ले रहा हूँ और पाइथन की क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, और वीकेंड पे ये एआई के से रिलेटेड सेशंस अटेंड कर रहा हूँ, तो ये अप्रोच मेरी सही है लर्निंग पर्सपेक्टिव से? ये डिपेंड करता है कि आप बाकी क्या कुछ कर रहे हैं लाइफ में। तो लेट्स सपोज कि अगर आप बाकी अपनी जॉब में बिजी हैं या स्टडीज में बिजी है, तो हो सकता है कि आप बर्न आउट हो रहे हो। लेकिन अगर बाकी आपका काम रिलैक्स है तो फिर ये अप्रोच ठीक लग रही है मुझे। सर दोबारा कहिएगा, आवाज़ आपकी थोड़ी सी स्लो आ रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बाकी मसरूफियत क्या है? क्या फुल टाइम स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और ये लर्न कर रहा हूँ यहाँ से। तो आपका CGPA कितना है? सर 2.8 है। 2.8 है, ठीक है। फिर आगे आपको मास्टर करना पड़ेगा। आप 2.8 पे स्कॉलरशिप नहीं मिलता बाहर को नॉर्मली। बिल्कुल, हाँ है, मास्टर्स का इरादा है मेरा इंशाल्लाह। हाँ तो बस क्या कहते हैं कि ये ख्याल रखें कि आप ओवरलोड ना हो। वैसे आप बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, तो ये प्राउड होने की बात बिल्कुल नहीं है। दिस इम्पैक्ट्स मेमोरी, दिस इम्पैक्ट्स IQ, तो ये अवॉइड करना चाहिए। यस सर, हार्ड ये वर्क जी 2-4 जी वीक के बिल्कुल। लिए ठीक होता है, 2-4 वीक से ज़्यादा ठीक नहीं होता। ये ना मैं अपनी लाइफ में भी देख रहा हूँ इम्प्लीमेंट होता हुआ ना, प्रॉब्लम्स हो रही हैं मुझे, ये ओवरलोड बिल्कुल है आपका, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, लर्निंग कर्व पे भी मेरी पड़ रहा है, चीज़ें ना जो इजी इजी है ना वो भी ग्रास्प करने में प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब आप बर्नआउट हो चुके हैं, आप ये अपना वर्कलोड कम करें। अभी जितना मैम रमेशा ने पढ़ाया, ये कुछ लोगों को एक दिन में कवर हो जाएगा, कुछ लोगों को ये चीज़ 2 हफ्ते में आएगी, और कुछ को 2 साल में भी नहीं आएगी, और वो काफ़ी सारे होंगे जिन्हें 2 साल में भी नहीं आएगी। तो मैम रमेशा ने ये 1 हफ्ते में सब कुछ तैयार कर लिया है। तो रीज़न क्या है कि एक स्टूडेंट फ्रेश है मेंटली, और एक स्टूडेंट मेंटली बर्न आउट है। तो इसलिए वी नीड टू सर बी फिर केयरफुल। सॉल्यूशन क्या है इसका? तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि 3-4 महीने के लिए कोई काम ना करें, तो आपकी दोबारा IQ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बर्नआउट का कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप ये समझते हैं कि ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे ठीक वैसे। नहीं सर, मैंने ना कुछ देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ CEOs के लेक्चर्स और पॉडकास्ट सुनी है, तो वो उनका भी स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था
मतलब उनको एक्स्ट्रा एफर्ट और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, पार्ट टाइम और ये सब करना पड़ता है, और साथ साथ वो अपना लर्निंग भी कर रहे होते हैं। तो ये मेरी लाइफ के साथ भी हो रहा है, इससे मैं रिलेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात याद रखें लाइफ में कि जो सीईओज होते हैं ये नॉर्मली ये एक्सेप्शनल लोग होते हैं। जिस तरह फिजिकली होता है ना, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, कुछ तगड़े होते हैं, जिस तरह मेंटली भी होते हैं, तो ये मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, ये एक्सेप्शंस होती हैं। तो जो नॉर्मल बंदा है एक्स तो लेकिन हम इनकी एग्जांपल्स ऐसे देते हैं कि हम भी इन जैसा काम कर सकते हैं। तो भाई अगर मेरी टोटल कैपेसिटी जो है वो 20 किलो वेट उठाने की है और एक बंदा जिसकी 100 किलो वेट उठाने की है, और मैं कहूँ नहीं मेरे में जोश है, मैं करके दिखाऊंगा 100 किलो, तो भाई आई विल इंजर माई सेल्फ। तो आप तो बेसिकली जो हाईली सक्सेसफुल एक्सेप्शनल लोग हैं उनके एग्जांपल्स को ज़रा केयरफुल होकर फॉलो करना चाहिए। सही है। आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा काफ़ी सारे प्रोफेसर होते हैं, वो अच्छे खासे पीएचडी होते हैं, लेकिन वो आपको इस तरह एब्सेंट माइंडेड से लगते हैं, उनका चेहरा भी फ्रेश नहीं होता। वो अकम्पलिश भी बहुत होते हैं लेकिन वो फ्रेश नहीं होते, वो कोई काम भी इतने शौक से नहीं कर रहे होते, तो वो बर्न आउट हो गए होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नालायक थे, वो बर्न आउट हो गए होते हैं। ठीक है, तो ये मत समझें कि आप इसी रूटीन पे रहेंगे और 6 महीने बाद आप ठीक हो जाएंगे। इट डजेंट हैपन दैट वे। थोड़े अरसे के लिए ओवरलोड होना एक और चीज़ है, और परमानेंटली बर्न आउट हो जाना एक डिफरेंट चीज़ है। सर मैं ना दूसरी एक्टिविटीज भी कर रहा हूँ साथ साथ, जैसे मेडिटेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा वॉक के लिए चला जाता हूँ, तो साथ साथ ये सारी चीजें भी कर रहा हूँ अपने आप को बैलेंस करने के लिए। सही है, आपको बेहतर पता हो। सही है, लेकिन अगर आपको फील हो रहा है तो रिलैक्स, यानी कि थोड़ा सा अपनी रूटीन को रिलैक्स करने की कोशिश करें, वर्कलोड कम करें। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? सर मैंने जस्ट यही पूछना था कि जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था कि आप रिसोर्सेज शेयर करेंगे कुछ मेमोरी मैसा से, सो कैन वी गेट दैट टू, लाइक जो आपने ट्यूटोरियल्स वगैरह की बात की थी, हाँ जी, वो मुझे क्योंकि एक्चुअली काफ़ी वो चीज़ें तो yes। ढूंढना है, वो मुझे दोबारा रिमाइंडर भेजें तो मैं इंशाल्लाह सुबह भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। तो दैट इज़ अ वेरी गुड ट्यूटोरियल एक्चुअली, यस। सर जबर मेरा क्वेश्चन था, जी सर, हुक्म करें। थोड़ा सा ये अब हमें गाइड करेंगे, जो सीईओ होते हैं वो अपनी लाइफ में कैसे रिलैक्स करते हैं, उनका क्या पैटर्न होता ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखें, जो लाइफ है, लाइफ में फ्रॉम द वेरी वेरी स्मॉल एज जो है हम हाई परफॉर्मर्स को प्रेफर करना शुरू हो जाते हैं, लो परफॉर्मर्स को हम निकालते जाते हैं बीच में से। अब वो मैट्रिक ले लें, एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी ले लें, मेरिट बनता है, जो टॉप के लोग होते हैं लोग कहते हैं कि ये मेहनती है, और जो परफॉर्म नहीं कर पाते हम उन्हें निकाल देते हैं। तो लाइफ में, ज़िंदगी में जो 90% लोग हैं वो रिजेक्टेड लोग होते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड होते हैं उनमें से भी कुछ चंद सीईओज बनते हैं। पर सीईओ बड़ा एक डाइवर्सिफाइड वर्ड है, जो एक छोटी सी दुकान चला रहा है वो भी अपने बिजनेस का सीईओ है, और जो एप्पल को चला रहा है वो भी सीईओ है। तो हम नॉर्मली जब सीईओ का मतलब लेते हैं तो हम कहते हैं कि जो अकम्पलिश्ड कंपनीज के लोग हैं, सीईओज हैं, उनकी बात। इन कंपनीज में भी दो किस्म के लोग हैं। एक वो कंपनी है जो सर्विसेज कंपनीज है, जिसमें पाकिस्तान में है इंडस्ट्री, घी बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके सीईओ ने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना भाई, घी बनना है, लोगों ने लेना ही लेना। तो ये सर्विसेज हैं जिनमें सिर्फ अपने लेबर को मैनेज करना है, उसके सीईओ के लिए बस क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं है, वो कहीं से एमबीए कर ले, ही इज़ गुड एनफ, उतने पैसे आने ही आने हैं। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो हाईटेक कंपनीज हैं,
इनके जो सीईओज होते हैं ये वाकई मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये प्लस इनमें से आप ये समझ लें कि 100 लोग सीईओ बनने की कोशिश करते हैं, 99 फेल होते हैं, कोई एक जाकर अच्छा सीईओ निकलता है। तो इट इज़ वेरी वेरी एक्सेप्शनल थिंग। तो वी शुड नॉट ट्राई टू फॉलो देम। हमें अपनी देखें ना, मसलन अगर काफ़ी सारे वहीकल लाहौर से कराची जा रहे हैं तो उसमें कौन सा वहीकल सबकी नज़रों में आएगा जो सबसे पहले पहुंच जाएगा? हो सकता है वो फरारी हो, बुगाटी हो, राइट, या BMW की कोई 7 सीरीज हो, मर्सिडीज हो। लेकिन जो पीछे लाखों मेहरानें आ रही हैं वो भी अपनी अपनी स्पीड से कराची पहुंच जाएंगी। तो हम मेहराने गए, हमने देखना है कि जनाब फरारी कितनी देर रेस्ट करती है, तो मेहरान अगल तक एग्जाम्पल को देख रही है, क्योंकि उसका जो क्या कहते हैं कि कैपेसिटी है वो डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। तो याद रखें लाइफ में आपका कंपटीशन सिर्फ अपने साथ है। आपने अगर सीईओ भी बनना है तो अपनी नेचुरल स्पीड पे आपकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस आएगी और उसी स्पीड पे आप सीईओ बन सकते हैं। किसी और सीईओ को कॉपी करके आप अच्छा सीईओ नहीं बन पाएंगे। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, तो आई ट्राई थिंक टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ कि आप अच्छा परफॉर्म कब करते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा उसमें मैं ये ऐड करूंगा, एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। आप एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट करती है। आई वाज मैं जब एक एनवायरनमेंट में गया तो मुझे अच्छे टीचिंग स्किल्स आ गए। द रीज़न वाज कि उस एनवायरनमेंट में जो मेंटोर्स थे वो एक्सीलेंट थे। ऑफ एंड कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम हैकाथॉन में भेजते हैं ना, इंटरनेशनल हैकाथॉन में, कि आप वहाँ पे जाएं और वहाँ उसके एनवायरनमेंट से सीखें। और हम इसीलिए हर महीने भेजते हैं कि आप इतना ज़्यादा जाएं कि आप अपनी नेचुरल स्पीड पे भी हैकाथॉन में सीख सकें। जो बहुत अच्छा बंदा है वो शायद 2 हैकाथॉन में जाए, वो काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेगा क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी बिग, ही इज़ अ क्विक पिकर। लेकिन जो नॉर्मल बंदा है उससे ज़्यादा चाहिए होती है प्रैक्टिस। तो इफ़ वी डू समथिंग एनफ नंबर ऑफ टाइम्स तो नॉर्मली ह्यूमन उसे अचीव कर लेता है। इट इज़ जस्ट लाइक एआई मॉडल। एआई मॉडल का आप उसे डाटा एनफ दें तो वो ट्रेन हो जाता है। तो लेकिन हम में से बहुत सारे लोग लाइफ में फेल क्यों होते हैं? हम बुक पढ़ लेते हैं किसी हार्वर्ड के बंदे की, जो पहले ही बहुत प्रिविलेज्ड होता है, बहुत अकम्पलिश्ड होता है, और हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या इसे कॉपी करना ठीक भी है करंट सिचुएशन में कि नहीं है। और ये अनफॉर्चुनेटली अंडर डेवलप कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो किताब किस बंदे ने किस कॉन्टेक्स्ट में किस बैकग्राउंड के साथ लिखी है, वी ट्राई टू फॉलो दोज थिंग्स, क्योंकि वो किसी अच्छे स्कूल के ग्रेजुएट ने लिखी होती है या किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे ने लिखी होती है। तो ये सकलैन साहब कह रहे हैं कि 3 मंथ इज टू मच। सकलैन साहब मैंने 3 मंथ बहुत कम रखा है। नॉर्मली 6 महीने बाद आपको इम्प्रूवमेंट नजर आना शुरू होती है बर्नआउट से, वो भी अगर आप दिन में 12-14 घंटे सो रहे हो और कुछ ना कर रहे हो। तो बर्नआउट इज द वेरी वेरी टेरिबल स्टेट। आप बेसिकली आप मेंटली डेड हो चुके होते हैं। और सर ये इसका जो ना इफेक्ट जैसे डायबिटीज है, जिसको बोलते हैं प्री डायबिटीज, उसमें भी यही इश्यू होता है कि इंसान ने अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किया होता है। अब अगर वो उस फेज के अंदर है तो उसको भी 6 मंथ लगते हैं अपने आप को सेट करने में, अगर वो सेट कर रहा है अपने आप। बिल्कुल जी। किसी और क्वेश्चन, कोई फीडबैक? तो मैम रमेशा अमेजिंग लेक्चर। तो देखें यहाँ पे काफ़ी लेट नाइट हो गई है, रात का 1:30 बज गया, लेकिन मैं आपके लेक्चर देख रहा था और सीख रहा था। तो इट वॉज गुड। थैंक यू सर।
तो हमारे जी इस दफ़ा माशाल्लाह 2025 के स्प्रिंग में भी 2 स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप हो गए, तो थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। तो आप में से जो लोग 6 सेमेस्टर या उससे सीरियस हैं, तो सीनियर हैं, तो दे शुड कंसिडर दैट कि इट इज़ अ डूएबल राउट। तो हैट्स ऑफ टू द मॉडरेटर्स फॉर देयर हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। चलो, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो ओवर टू द होस्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सर थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया। एंड मैम शुमाइला रतूल, आपने थैंक यू कि आपने मेरे मैसेज पे इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज एवरीवन। हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।